अच्छे से हो जाए, ये जो आपने इतना सब्सक्रिप्शन लिया, आप जो पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके PYQs कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हो जाए, और पूरी NCERT और उससे बेस्ड जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर हो जाए। MCQs भी लूंगा उसमें मैं, एक एक 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, 3 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे एक सरल टॉपिक से, इसलिए ताकि मेरी बात से आपकी ट्यूनिंग बन जाए, मेरी और आपकी ट्यूनिंग बन जाए। ट्यूनिंग बन गई तो फिर आगे का समझना आसान रहेगा, इसलिए सिंपल सा चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो आपको पहले से आता है। पहला पार्ट अपन ले रहे हैं मैथ्स में अलजेब्रा का। 80 नंबर का पेपर है, उसमें से 10 नंबर अलजेब्रा के, 10 नंबर बीजगणित के हैं। तो बीजगणित वाले भाग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सरल पार्ट है इसलिए मैं खुद बोल रहा हूं, मैट्रिक्स आपको आता भी है, सिंपल पार्ट है, इसलिए इस सरल पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये 10 मार्क्स आपको इन 4 दिनों में कवर करना है। नेक्स्ट आने वाले 4 लेक्चर्स में आपको ये 10 नंबर कवर करना है, और अपने किस तरह से आप कवर कर पाए इसकी प्रैक्टिस आपको पूरी करना है। पहला चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं अपन, कौन सा? पहला चैप्टर है आपका आव्यूह। सरल सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, आपको इसके बीजगणित आता भी है। आव्यूह के जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आपको सहखंड और प्रतिलोम की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल आव्यूह के जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आव्यूह की कोटि के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आव्यूह के बीजगणित पे प्लस माइनस जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन, और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, और परिवर्त वाले क्वेश्चन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन का टारगेट होता है। एक कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर से ज्यादा इस पार्ट से नहीं पूछा जाता। 6 मार्क्स आपका एडजॉइंट से और डिटर्मिनेंट को लेकर कवर होते हैं, ऐसे 10 नंबर पूरे आपके कवर होते हैं मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट से। तो आव्यूह से अपन चर्चा शुरू करें, सीधी बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, फटाफट समझते चलना और फटाफट कोर्स कवर करते चलना, क्योंकि हमें टाइम कम है, काम ज्यादा है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, उनके प्रकार क्या है, मैट्रिक्स का बीजगणित क्या है, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, और आव्यूह का सहखंड और प्रतिलोम, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपका डिटर्मिनेंट के साथ ऐड है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डिटर्मिनेंट के साथ ये वाला पार्ट दिया, क्योंकि इसमें सारणिक की जरूरत पड़ती है, इसमें सारणिक की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस पार्ट को उसके साथ शामिल किया गया है। यह मैंने लिख दिया है चारों, पर अभी हमारा टारगेट ये 3 चीजें हैं: आव्यूह, उनके प्रकार, आव्यूहों का बीजगणित और आव्यूहों का परिवर्त। आव्यूह क्या है? आव्यूह या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फिल्म देखी होगी आपने। मैट्रिक्स मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग होता है। मैट्रिक्स एक तरह से क्या होता है? प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मैट्रिक्स। एक प्रकार की प्रोग्रामिंग, सारी प्रोग्रामिंग का एक प्रकार है। क्या करते हैं इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डेटा लेते हैं पूरा। जैसे आपने देखा हो मार्कशीट में मार्क्स हैं और उसमें से कितने रिजल्ट आए, प्रैक्टिकल के कितने नंबर हैं, ओवरऑल परसेंट कितना बना, उस पूरे को यदि अपन कायम एक ब्रैकेट में लिख दे सारे अंकों को, है ना। या अपन राशन की दुकान पे जाते हैं तो कितना लिया है और कितना प्राइस है, कितना लिया है कितना प्राइस है, उसको अपन ने लाइन से लिखा है, इस टाइप से किया है। इस तरह से अलग अलग आंकड़ों को हम जमा कर लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं आव्यूह। मतलब आव्यूह क्या होता है? फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार वर्ग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, आयताकार क्रम विन्यास। ये ऐसे लिख दिया लाइन से। अब देखो यहां पर ये लिखा हुआ है सामने A11। देखो इसमें क्षैतिज अवयव भी लिखे हैं और ऊर्ध्वाधर भी लिखे हैं। क्षैतिज मतलब ऐसा होता है ना बीम और कॉलम, तो बीम और कॉलम है। बीम और कॉलम मतलब बीम नहीं बोलेंगे इसको, ये जो अपनी क्षैतिज रेखाएं हैं इनको अपन बोलेंगे पंक्तियां बोलेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर में जो सीधा सीधा है इनको अपन बोलेंगे स्तंभ, इनको बोलेंगे हम स्तंभ। पंक्तियां और स्तंभ, है ना। और जितनी पंक्तियां हैं वो पहले लिखी जाए, मतलब जैसा लिखा मैंने पंक्तियों की संख्या, पंक्ति लिखी और मल्टीप्लाई में इसको बोलेंगे बाय, पंक्ति बाय स्तंभ, ऐसा लिख दिया। पंक्ति लिख दी, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या लिख दी। इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। पंक्तियां हैं, अब इसमें कुल अवयव कितने होते हैं? मान लो m पंक्तियां, इसमें कितनी दिख रही हैं आपको? m पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? देखो आप, पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या है m। स्तंभों की संख्या कितनी है? तो स्तंभों की संख्या है n। तो कुल अवयव कितने होंगे? तो कुल अवयव बोलते हैं, कुल अवयव होंगे m इंटू n। जैसे 3 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ है तो अवयव होंगे 12, 3 चौक 12 अवयव होंगे। और हर अवयव का अपना एक नाम है, हर अवयव को ऐसा बोल सकते हैं। जैसे देखो यहां लिखा मैंने A11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। फिर लिखा A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो यहाँ पे सब 11 12 13 लिखा है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति nवां स्तंभ। ऐसे यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये जो 2 1 जैसे यहाँ लिखा है 2 3 का मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। तो हम अवयवों की पहचान कर सकते हैं। मैट्रिक्स को ऐसा आयताकार कॉलम में ऐसा लिखा जाता है, वर्ग वाले इस तरह से। देखो मैट्रिक्स को लिखने के 3 तरीके हैं। मैट्रिक्स को अपन ऐसे भी लिखते हैं, इस टाइप से भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और कभी कभी मैट्रिक्स को ऐसा भी लिखते हैं 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर। मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के ये 3 तरीके हैं, ये 3 तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। मैट्रिक्स क्या है? आव्यूह क्या है? तो आव्यूह आयताकार क्रम में बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं, आंकड़े लिखे हुए हैं, उनको जमा के लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स या आव्यूह फलन कहलाता है।
इनमें होती हैं पंक्तियां, इनमें होते हैं स्तंभ। आव्यूह की कोटि क्या होती है? पंक्ति गुणित स्तंभ। आव्यूह की कोटि क्या होती है? पंक्ति गुणित स्तंभ। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याओं का गुणा कर दें तो कुल अवयव आ जाते हैं। ये मैट्रिक्स की सिंपल सी पहचान, जिसके बारे में आपको मालूम भी है, पहले से भी जानते हैं। वेरी गुड। 2 लेक्चर में हम मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहे जो एग्जाम में आए और आपको नहीं बने। जल्दी जल्दी इसके प्रकार देखेंगे। जैसे एक आव्यूह बना के देख लेते हैं अपन। एक आव्यूह बनाने सबसे पहले 1 नंबर का एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी बताऊंगा, पर पहले थोड़ा पहचान करवा दूं। जैसे यहां लिखा है ए आई जे लिखा है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकता हूं मैं, i + 2j और अपॉन 5 है। हमें आव्यूह बनाना है 2/3 की कोटि का, मतलब 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो कैसे बनाएंगे? देखो 2 पंक्तियां लिखेंगे, A11, A12, A13, फिर A21, A22 और A23। ये हो गई 2 पंक्तियां। 2 पंक्तियां हो गए, 3 स्तंभ हो गए। अब ये यहां पे दिया है AIJ, आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ। ये सारे रिजल्ट निकालेंगे। AIJ क्या दिया है? मापांक में, मापांक मतलब धनात्मक, i + 2j अपॉन 5। वैसे भी सब धनात्मक ही है, बीच में माइनस लगता तो जरूर मापांक का यूज आता। तो अपन लाइन से देखें, A11 निकालें पहले, तो 1 + 2 अपॉन 5। फिर A12 निकालें तो A12 क्या आएगा? 1 + 2 × 2 अपॉन 5। और A13 निकालें तो क्या आएगा? 1 + 2 × 3 अपॉन 5। ऐसा आएगा। i लेंगे 1 और j को लेंगे 2, तो यह आएगा 2 + 1, यह आया 3/5, यह आया 4 + 1 5/5, मतलब 1 5/5। ये 3 दूनी 6 और 1 7/5। ये पहली पंक्ति के अवयव आ गए। अब दूसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। ये एक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। A21 कैसे निकालेंगे? तो 2 + 2 × 1 अपॉन 5। फिर A22 कैसे निकालेंगे? तो 2 + 2 × 2 अपॉन 5। फिर A23 कैसे निकालेंगे? सबको समझ में आ रहा होगा, 2 + 2 × 3 अपॉन 5। सिंपल सा है, आपको आता भी होगा भी। तो ये आ गया 4 अपॉन 5। ये वाला आ गया मैंने आपका 4 + 2 6/5। और ये आपका कितना आया? 6 और 2 8/5। तो ये अपना आव्यूह क्या बन गया? ये ऐसा आव्यूह बन गया। आव्यूह क्या बना? आव्यूह बना 3/5 और 1, और आज 2 दूनी 4 और 1 2 3 6 और 1 7/5। देख लो जरा, ऐसा बना पहली पंक्ति। दूसरा देखा 2 रखा, जब यहाँ 2 और 1 रखा, फिर से यहाँ पे 2 और 2 4/5। फिर यहाँ पर हुआ 4 और 2 6/5, और यहां रखा 2 3, तो 2 और 6 8/5। यह आव्यूह आपका तैयार हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर आव्यूह के प्रकार देखते जाते हैं फटाफट। एकल आव्यूह किसको बोलेंगे? सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति भी 1 और कॉलम भी 1, स्तंभ भी 1 और पंक्ति भी 1, तो उसको बोलेंगे एकल आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसको बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, मतलब इसका ऑर्डर 1/3 का, इसका ऑर्डर 1/n का होगा। पंक्ति केवल एक होगी, स्तंभ बहुत सारे होंगे। केवल सिंगल एक पंक्ति आए तो वो पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसको बोलेंगे? जिसमें केवल स्तंभ हो, जिसमें केवल स्तंभ हो। जैसे इसमें पंक्तियां तो 4 है लेकिन स्तंभ 1 है, इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। नाम से क्लियर होता है। और जिस आव्यूह में सारे अवयव 0 हो, वो कितने भी ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, जैसे ये 2/3 के ऑर्डर का है, इसको बोलेंगे शून्य आव्यूह। इसको बोलेंगे शून्य आव्यूह। मतलब फटाफट फटाफट अपन पहचान सबकी करते जाते हैं। फिर देखते हैं सीधे सीधे, है ना, इसमें टाइम नहीं। एक है क्षैतिज आव्यूह, एक है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियां जो हैं वो ज्यादा हो और स्तंभ कम हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लिखे, ऐसा दिखे, 2 1 3 2 0 -1, ये ऐसा। यहां पर कितना है? 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ। स्तंभ ज्यादा है, क्या बोल दिया मैंने भी यार, स्तंभ ज्यादा है और पंक्तियां कम है। ये आपका क्षैतिज आव्यूह। ये आपका कौन सा होगा? क्षैतिज आव्यूह। वैसे सुनो, जब पंक्ति और बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे आयताकार आव्यूह। पंक्तियां बराबर नहीं है स्तंभों के तो उसको बोलेंगे आयताकार आव्यूह। यदि पंक्ति और स्तंभ में एम एन लेके चलता हूं, एम और एन बराबर नहीं है तो वो आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह 2 प्रकार के, जिसमें एक तो क्षैतिज मतलब पंक्तियां कम है और स्तंभ ज्यादा है, और दूसरा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब पंक्तियां ज्यादा हैं, पंक्तियां ज्यादा हैं और स्तंभ कम है, मतलब यहां पर कितना है? 3/2 का है। तो ये आपका जो है आपका ऊर्ध्वाधर आयताकार आव्यूह। आयत जैसा दिख रहा है, आयत मतलब लंबाई और चौड़ाई जैसा दिख रहा है, मतलब पंक्तियां और स्तंभ बराबर बराबर नहीं है, तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं? आयताकार आव्यूह। वो 2 प्रकार के, एक क्षैतिज आव्यूह और एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह। सीधे सीधे बात कर रहे हैं, फटाफट फटाफट बात कर रहे हैं, है ना, टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। वर्गाकार आव्यूह मतलब अब पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो गए, पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो गए। 2 4 3 1 4 3 0 0 0, 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इस प्रकार के आव्यूह को आप एक फिक्स करके ले लो, m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, इस आधार पे चल रहा है। शुरू वाला ऐसे लिखा था। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं समान है, बराबर बराबर है, तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं? वर्गाकार आव्यूह बोलते हैं। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं अलग अलग है तो उसको क्या बोलते हैं? आयताकार आव्यूह बोलते हैं। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है तो उसको वर्गाकार आव्यूह बोलते हैं। अब वर्गाकार आव्यूह के कुछ प्रकार बन जाते हैं, वर्गाकार आव्यूह के कुछ प्रकार बन जाते हैं। एक और बात मैं बता दूं, यदि वर्गाकार आव्यूह में n/n कोटि का आव्यूह है, n/n का आव्यूह है, तो कुल अवयव कितने हो जाते हैं? इसमें अवयव हो जाते हैं n²।
जैसे यहाँ 3/3 का है, तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई इसमें? अवयव कितने हो गए? तो अवयव 9 अवयव हो गए इसमें, 9 अवयव हो गए। कितने एलिमेंट हो गए? 9 एलिमेंट हो गए। अब वर्गाकार अवयव के कुछ 3 प्रकार देखो। विकर्ण अवयव उसको बोलेंगे जिसमें केवल विकर्ण हो। एक बात ध्यान रखना, विकर्ण किधर से लिया जाएगा? लेफ्ट टू राइट लिया जाएगा। जैसे यहां लिखा मैंने A 0 0 0 B 0 और 0 0 C, मतलब केवल विकर्ण के अवयव हैं, बाकी सारे जीरो हैं, बाकी सब के सब जीरो हैं, तो उस अवयव को बोलते हैं विकर्ण अवयव। लेकिन विकर्ण अवयव वही होगा जो वर्ग अवयव होगा, विकर्ण अवयव वही होगा जो वर्ग अवयव होगा, तभी उसमें विकर्ण मिलेगा। और विकर्ण हमेशा कहां से चालू करेंगे आप? लेफ्ट से राइट। यदि ऐसा लिखा हुआ है 0 0 A 0 B 0 0 C 0 0, तो ये विकर्ण अवयव नहीं है, ये विकर्ण अवयव नहीं है। विकर्ण कैसा होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे। जब विकर्ण में अवयव हो, भले हो सकता है विकर्ण में मान लो 2 जीरो और एक ही अवयव है, तो भी विकर्ण अवयव। विकर्ण में अवयव होना जरूरी है, कोई ना कोई एक ना एक अवयव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव हो जाएगा। और एक और बात, यदि विकर्ण के अवयव समान हो गए, विकर्ण के अवयव समान हो गए, तो फिर वो हो गया आपका अदिश अवयव। विकर्ण के अवयव समान हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो वो हो जाएगा अदिश अवयव। अदिश अवयवों में ध्यान रखें, अदिश अवयवों में ये जो संख्याएं हैं केवल 2 होगी, एक तो ये वाली और एक बाकी 0, तो 2 ही नंबर होंगे, A और 0। यहां पे कितने होंगे? ये होंगे n+1, ये n और बाकी 0, तो ज्यादा से ज्यादा कितने अवयव हो सकते हैं? मतलब कितनी संख्याएं ले सकते हैं आप? n+1 संख्या। n तो विकर्ण हो गए और बाकी 0, तो n+1 ज्यादा से ज्यादा संख्याएं कितनी हो सकती है? n+1। अदिश अवयव में ज्यादा से ज्यादा 2 ही संख्या हो सकती है, 0 और जो विकर्ण में आ गई। और यदि इसके बाद यही अवयव अदिश अवयव a की जगह 1 ले लिया जाए, तो बेटा बन जाता है वो इकाई अवयव। ये बड़े काम की चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2/2 का हो तो इसको I2 से प्रदर्शित करते हैं, 3/3 का हो तो इसको क्या करते हैं? I3 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I3 से प्रदर्शित करते हैं। ये होते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव की विशेषता ये, इकाई 1 की क्या विशेषता है? किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो तो संख्या में फर्क आता है क्या? नहीं आता है। तो ऐसे ही इकाई अवयव ऐसा अवयव है कि किसी दूसरे अवयव में इसका मल्टीप्लाई करो तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। मल्टीप्लाई करना, गुणा करना आपको सिखाऊंगा मैं, पर यह है आपका इकाई अवयव। तो 3 प्रकार के वर्ग वाले अवयव, नाम से स्पष्ट है, ये चीजें आपको आती भी होगी, फटाफट बताता चल रहा हूं। फिर देखेंगे कि ऐसा मान लेते हैं कि अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं कि एक अवयव में मान लो 15 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 15 अवयव हैं। तो कितने अवयव बन सकते हैं? तो 15 एलिमेंट है अपने पास, तो 15 को लाइन से जमा के लिख दो एक ही लाइन में, तो 15 के 15 जाए, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब पहला कैसा बन सकता है? 1/15 का बन सकता है। एक मैट्रिक्स कैसा बन सकता है? 1/15 का। फिर 15 के फैक्टर करो तो 3 आते हैं, तो 5 5 3 लाइन में जमा के लिख दो। मतलब आप 3 × 5 ऐसा बना सकते हो। 5 5 मेंबर ले लो, 3 लाइन में लिख दो। 3 × 5, 2 का तो भाग जाता नहीं, 4 का भाग जाता नहीं, फैक्टर कर लो इसके। फिर ऐसा भी बना सकते हैं अपन कि 5/3 का अवयव बना दे। ये भी आपका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इतने एलिमेंट है तो संभव अवयव कितने कैसे कैसे होंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा। और एक कैसा हो सकता है? 15/1 का हो सकता है। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 संख्या बन सकती है। तो 4 प्रकार के अवयव तैयार हो सकते हैं इससे। किसकी कोटि क्या क्या हो सकती है? 1/15, 3/5, 5/3, 15/1। ये अवयव के आपके कैसे कैसे अवयव बनाए जा सकते। यही पूछ लिया कि 15 अवयव हैं तो बताओ संभव अवयवों की संख्या क्या होगी, तो ये नहीं लिखना, फिर आप लोग को बताना ये संख्या 4 होगी। ऐसा एमसीक्यूज में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। फिर देखो जरा, एक है आपका त्रिभुजाकार अवयव, इसके बाद आता है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव मतलब एक वर्ग अवयव है जिसमें विकर्ण के कोई ना कोई तत्व हैं, विकर्ण के अवयव हैं। जो ये विकर्ण इसको 2 त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले। ये विकर्ण ऐसे ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं लिया जाएगा। यदि नीचे वाले अवयव 0 हो जाएं और ऊपर कुछ भी हो तो ये ऊपरी त्रिभुजी अवयव हो गया। और यदि नीचे वाले अवयव ऊपर वाले अवयव 0 हो जाएं, ये ऊपर वाले अवयव 0 हो जाएं, तो ये आपका निम्न त्रिभुजी अवयव हो गया। ये आपका निम्न त्रिभुजी अवयव हो गया। ऊपर वाले अवयव 0 हो जाए तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव, नीचे वाले हो जाए तो निम्न त्रिभुजी अवयव हो गया, है ना। इसमें संख्या भी निकाल सकते हैं अपन, इनमें संख्या कितनी हो सकती है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपरी त्रिभुजी अवयव और निम्न त्रिभुजी अवयव, है ना। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा बताता हूं, इसका बीजगणित बताता हूं। उसके पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा, ये आपके क्या हो गए? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए, अवयव के प्रकार। ये प्रकार से उसके देख के समझ में आता है कौन से अवयव का क्या नाम है, आपको अच्छे से आता है। पर सिंपल बातें हैं, सभी को सब समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ही क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखो एक यही क्वेश्चन आया था, सीबीएसई एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए की कोटि कितनी है? 2/2 है ना। अब स्क्वायर निकालना तो फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाना ही है, पर कैसे, इसके पहले एक काम करते हैं, इसके पहले थोड़ा सा अलजेब्रा समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अवयवों में समानता, जैसे 2 अवयव है, उस क्वेश्चन को अपन करते हैं 1 मिनट में। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये एक अवयव है। अब इस अवयव के समान दूसरा अवयव, इस अवयव के समान दूसरा अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये 2/2 कोटि का है, तो यदि इसके समान अवयव है तो वो भी 2/2 कोटि का होगा। पहली बात तो ये ऐसा है बी अवयव, ये इसका भी ऑर्डर 2/2 है,
मतलब समान कोटि के यदि मैट्रिक्स हो तो हम उनमें समानता देख सकते हैं, समान कोटि के ही नहीं हुए तो समानता देखने का सवाल ही नहीं। फिर सपोज करो, मानो कि A बराबर B है, तो क्या कंडीशन होगी, इसका सारे संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे मतलब इसका पहला तो इसका भी पहला, जो A11 इसके लिए, A11 इसके लिए, यदि A और B बराबर है, यदि A और B बराबर है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो स्थिति ऐसी होगी x बराबर 1, y बराबर 2, देखो संगत अवयव बराबर x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर w, z बराबर 3 और w बराबर 4। ऐसे अवयवों की समानता है ना। जैसे कि ये एक आपको दिया है a और b बराबर है, मतलब समान अवयव है, तो x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले मैंने लिखा एक a ले लिया, 2x + 1 3y 0 और y² - 5y। सारे अवयव बराबर होना जरूरी है, x + 3 y² + 2 0 और -6। अब देखें इसको सॉल्व करें, 2x + 1 बराबर पहला वाला ले लिया हमने x + 3, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के बराबर ले लिया, ये 0 0 के बराबर है ही, पहले इससे हम x की वैल्यू निकालें, तो 2x - x बराबर 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब y के लिए यहां पर दो बातें हैं, a12 भी है और a22 भी है। a12 की बात करें तो 3y बराबर कितना आ रहा है, ये y² + 2, इसको सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करें तो y² - 3y + 2 बराबर 0, गुणनखंड कर लो इसके, y² - 2y -y + 2 बराबर 0, y कॉमन y -2, -1 कॉमन y -2, सरल सरल से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, y -2 बराबर 0, मतलब y1 भी हो सकता है और y2 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें डिसाइड नहीं करेंगे 1 है कि 2, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट बचा है, एक अवयव बचा है, कौन सा, लास्ट वाला a22, इसको भी अपन बराबर रखें, y² - 5y बराबर -6, इसको भी बराबर रख दिया। सबको क्या रखना है, हमें बराबर बराबर रखना है, y² - 5y = -6 है, ये कैसा हो जाएगा, y² - 5y + 6 बराबर 0, फिर से इसके गुणनखंड किए तो क्या होगा, ये 2y और 3y, यहां y कॉमन y -2 और 3 कॉमन y -2, मतलब y -2 और y -3। यहां से देखें तो y -2 0 होगा या y -3 0 होगा, मतलब y = 2 और y = 3, ये दो रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन दोनों में कॉमन रिजल्ट कौन सा है, y बराबर 2 ऐसा रिजल्ट है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो हम आंसर कौन सा वाला लेंगे, जो दोनों में आया है, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 2 होने पर ये जो अवयव हैं ये समान होंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2 होने पर ये अवयव समान होंगे। तो समान अवयव की कंडीशन हो गई पहली, समान अवयव के बारे में आपको क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब सदिशों अवयवों का योग और अंतर कैसे करते हैं, जोड़ और घटाव, छोटी छोटी बातें हैं, आपको आती भी है लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो एक एक चीज देखते चले। योग और अंतर के लिए दोनों अवयवों का समान कोटि का फिर से होना जरूरी है, समान कोटि के फिर से होना चाहिए, है ना, तो आप उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक है a बराबर 2 3 4 2 3 4 5 और 6 5, ये एक अवयव है, इस अवयव की कोटि है कितनी, 3/2। एक अवयव और लेते हैं, b बराबर -1 0 1 1 -1 -2, ये भी 3/2 कोटि का है, समान ऑर्डर के हैं। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने का सिंपल सा तरीका, जोड़ने का सीधा सा तरीका, संगत अवयवों का जोड़ कर दो, संगत अवयवों का जोड़ कर दो, ये है 2 3 4 5 6 5 और ये है आपका -1 0 1 1 -1 2, सीधे सीधे जोड़ कर दो, 2 -1 3 + 0, पहले में a11 में a1 का, a12 में a12 का, 4 + 1 5 + 1 6 -1 5 + 2, सिंपल है। ये कितना आया, 1 3 5 6 5 और 7। ऐसे ही घटाव भी कर सकते हैं, ऐसे ही इसको घटा भी सकते हैं, जोड़ना और घटाना भी आपको क्लियर होगी, जोड़ घटाव कैसे होगा फटाफट करते चलते हैं बात। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, y बराबर दिया है, y बराबर है 3 1 1 3 और ऐसा दिया है 2x + y बराबर 1 0 -3 और 2। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के पहले ये पहले समझ लो, किसी भी अवयव में यदि आपको मल्टीप्लाई करने का बोला जाए एक अदिश राशि का, एक अदिश राशि का, जैसे मान लो इसके अंदर 5 का इंटू करना है, उस क्वेश्चन के पहले ये वाला भी देख लो, इतना पार्ट और एक छोटी सी थ्योरी और 5 का इंटू करना है, तो क्या होगा, 5 का हर अवयव में गुणा होगा, सिंपल सी बात है, 5x 5y 5z और 5w। ये बात भी आपको आती है, ये बात भी आपको मालूम है, मैं तो एक एक बार सब रिवाइज करवाता जा रहा हूँ, शुरू से अपन कर रहे हैं इसलिए हर बात अपन बता रहे हैं, है ना। समान अवयव दो कैसे होते हैं ये बात भी क्लियर हो गई, जोड़ घटाव कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया, सिंपल जोड़ घटाव है, बस संगत अवयव साथ साथ। ऐसे ही किसी अदिश का यदि गुणा करना है तो सब में गुणा करना है, यदि अदिश का गुणा करना है तो सब में गुणा करना। अपन पढ़ेंगे सारणिक में कि केवल पंक्ति या स्तंभ में गुणा होगा, लेकिन अवयव के अंदर ये सारे डेटा हैं, आंकड़े हैं, तो 5 का जो होगा 5 सब में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा।
तो नहीं क्वेश्चन कर रहे थे, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2x आया था, इसलिए मैंने ऐसा पहले वो ले लिया कि y बराबर दिया है, y बराबर दिया है और 2x प्लस y दिया है, तो हम इसको ना एलजेब्रा, सिंपल से एलजेब्रा लगाएंगे जैसे लगाते हैं। 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 और माइनस y, ये कितना होगा 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब y की वैल्यू रख देते हैं, y कितना है 3 1 1 3, y कितना है 3 1 1 4 है, y कितना है 3 1 1 4 है ना, ये 1 4 है, 3 1 1 4 है, y 3 1 1 4 है, ऐसा है। देख लो 2x प्लस y क्या है 1 0 माइनस 3 2, y कितना है 3 1 1 4, माइनस y किया तो कितना हुआ देखो जरा, ये 2x बराबर 1 माइनस 3, फिर 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो देख सकते हो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद 2 को इधर लाते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, ये ऐसा 2 का डिवाइड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग किस में होगा, सभी में होगा, तो x बराबर कितना आएगा, ये आएगा माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 और माइनस 1। सिंपल सा एलजेब्रा, कौन सा, जोड़ घटाव के लिए क्या कंडीशन है, इस तरह से जोड़ घटाव वाली कंडीशन होगी। सबको मेरे हिसाब से क्या क्या समझ में आ गया, तो अवयवों के प्रकार समझ में आ गए, है ना, बात शुरू से हो रही है, बिल्कुल समझ में सबको आता जा रहा है, जिनको आता है वो एक बार रिवाइज केवल देखते चले, अभी पूरा मैथ्स पढ़ा है, शुरुआत है। अवयवों के बारे में अपने दोनों तीनों चीजें देख ली, समानता समझ ली, है ना, जोड़ घटाव कैसे हैं और अदिश का कैसे गुणा करते हैं, सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट और जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसपे आते हैं वो है, पहले ये एक क्वेश्चन और कर लें फिर अपन उसको देखते हैं, सदिशों के मतलब ऐसे अवयवों के गुणा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर वो करने के पहले एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका ये अलजेब्रा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ये वाला बीजगणित आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद अपन एक सबसे मतलब 2-3 चीजें ही हैं, प्लस माइनस करना, अदिश का गुणा करना और गुणनफल, और उन पर क्वेश्चन है, और खासकर ऑर्डर A11 अवयव को पहचानना, ये 3-4 चीजें हैं, सिंपल सा चैप्टर है। एक मल्टीप्लिकेशन का हुआ तो 4 नंबर तक क्वेश्चन चला जाता है, अदरवाइज 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करते चलो, मैं करूं उसके साथ साथ आप भी करते चलो, तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा, आप स्वयं भी करते जाओगे तो ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। x फाइंड आउट करना है, x निकालना है, क्या दिया है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है और 2a प्लस 3x, है ना, एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एक नंबर का। x का मान निकालना है, देखो समीकरण कितना है अपना 2a प्लस 3x बराबर 5b, क्या करें 3x बराबर पहले मैं लिख देता हूं 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a, एक रिवीजन और 5b माइनस 2a। अब 3x बराबर 5, b कितना है यहां पर, b है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, ये b की वैल्यू है, 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2। अब a की वैल्यू है, a कितना है 8 0 4 माइनस 2 3 6, जो बिल्कुल स्टार्ट से मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बराबर समझ सकते हैं, ऐसा चैप्टर से लिया है मैंने, इतना सबसे सरल सा चैप्टर है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का सम में इंटू करेंगे, 5 का सम में और इसमें 2 का इंटू करेंगे, तो देखो जरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये है 16 0 8 माइनस 4 6 और 12, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 16 0 8 माइनस 4 और 6 12, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 माइनस 10 20 10 और माइनस 25। अब इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे कैसे, 3x बराबर 10 माइनस 16, पहले वाले में से पहले वाले को 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0 20 माइनस 8 10 प्लस 4 10 प्लस 4 फिर माइनस 25 माइनस 6 और 5 माइनस 12। देखो जरा इसको घटा दिया हमने, पहले क्या कर दिया 5b किया, 5b किया 5b हो गया पहले, माइनस 2a किया, माइनस कितना किया ट्वाइस a किया, 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0 20 माइनस 8 10 प्लस 4 माइनस 25 माइनस 6, और यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस 25 माइनस 6 और 5 माइनस 12। देखो जरा कितना हुआ, 3x बराबर ये हुआ आपका माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 और माइनस 7। अब 3 का डिवाइड करो सब में, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 6/3 माइनस 10/3 12/3 14/3 माइनस 31/3 और माइनस 7/3। इस तरह से ये मैट्रिक्स का आंसर आ गया, इस तरह से ये मैट्रिक्स का आंसर आ गया, है ना, मतलब अवयवों की सरल सा बीजगणित सबसे शुरुआत, है ना, कौन सा वाला, प्लस माइनस करना और इस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करना, इक्वेशन फाइंड आउट करना सबने कर लिया होगा, सभी ने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। आगे देखते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पर आते हैं, ये देखते हैं अवयवों का गुणनफल।
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में 100%। मल्टीप्लिकेशन गुणा करना सबको बड़ा अच्छे से आना चाहिए, और गुणा करने का सीधा तरीका है पंक्तियों में स्तंभ का गुणा, पंक्तियों में स्तंभ का गुणा करते हैं, पूरी पूरी पंक्ति पूरा पूरा स्तंभ का गुणा। अब इसमें सुनो, जब पंक्तियों में स्तंभ का गुणा होगा, जैसे मान लो एक अपन ने यहां पर ऐसा लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये कितने बाय ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये है आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एक। अब इस पंक्ति का दूसरे कॉलम में इंटू करेंगे तो पंक्ति में कितने अवयव होंगे? जितने स्तंभ होंगे, मतलब इसमें जितने स्तंभ होंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में उतनी पंक्तियां होना चाहिए। मतलब A1 B1 C1 A2 B2 और C2। जरा ध्यान से देखो, इसमें जितने, ये पंक्ति है, ये रो है, पंक्ति गुणित स्तंभ पे ध्यान देना। इसमें बड़े मिस्टेक केवल यही होती है, बच्चे पंक्ति और स्तंभ में क्या होगा कहीं ना कहीं मिस कर देते, छोड़ देते, उससे ही क्वेश्चन गलत होता है और कोई कारण नहीं बनता। ये पंक्ति है और इसका हमें इस स्तंभ में गुणा करना है, जितनी पंक्ति है उतने स्तंभों में गुणा करना है। मतलब जैसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, जितने स्तंभ होंगे ना इस पंक्ति को सब में देंगे, इस पंक्ति का सब में गुणा करेंगे। फिर जो दूसरी वाली पंक्ति रहेगी इसका भी सब में गुणा करेंगे। अब इसमें इसके जितने अवयव हैं, इसमें जिसके जितने अवयव है वैसे इसमें यहां पर पंक्तियां होना चाहिए। मतलब यदि ए के स्तंभ, ए के स्तंभों की संख्या, बेटा स्तंभों की संख्या बराबर है बी के पंक्तियों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या तो ए बी संभव है, तो ए बी संभव है, संभव है। मैं भी क्वेश्चन आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका है 3/2, इसकी कोटि है 2/3 और इसकी है 3/2, तो जो आपका आंसर बनेगा ए बी जो बनेगा, इस 3 से ये वाला 3 हट जाएगा, 2/2 ऑर्डर का बनेगा। ए बी की कोटि कितनी होगी? ए बी की कोटि कितनी होगी? 2/2 होगी। ये 3 है और ये 3। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 4/5 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है 5/3 ऑर्डर का, तो ये 5 हट जाएगा, जो आंसर आएगा वो 4/3 ऑर्डर का होगा। जैसे बोला एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, इसका मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। जब ये इसके क्या पंक्ति गुणित स्तंभ, इस पहले वाले के स्तंभ और दूसरी वाले की पंक्ति यदि समान नहीं हुए तो उन अवयवों का गुणा नहीं होगा, यदि समान हुए तो ही गुणा संभव है। और जो आपकी जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा, नया अवयव होगा, उसमें पहले वाले की पंक्तियां जितनी है और दूसरे वाले के जितने स्तंभ है वो उसका ऑर्डर बनेगा, वो उसकी कोटि बनेगी। मल्टीप्लाई होगा कैसे, इसको अपन देखें, मल्टीप्लाई होगा कैसे। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। सबसे मैंने लिखा ए बी, ए मैंने क्या बताया है A1 A2 A3 और B1 B2 B3। ये चीज और सीख गए तो ये चैप्टर कवर हो गया आपका। इस चैप्टर के क्वेश्चन फिर आप आसानी से कर सकते हैं। A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई देखो जरा कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। पहली पंक्ति लेंगे, पहले एक ही क्या लेंगे अपन, पंक्ति लेंगे। एक अच्छे से समझा देता हूं, एक अच्छे से समझा देता हूं। ये वाली अपन ने ली पंक्ति और इसका लिया स्तंभ, और इसका मेंबर क्रमागत A1 में A1 का, A2 में B1 का, A3 में C1 का, ऐसे इंटू करेंगे। कैसे करेंगे? A1 बीच में प्लस लगाते जाएंगे, A2 B1 और फिर A3 C1। ये पहला मेंबर आ गया आपका, समझ आया। फर्स्ट वाले में A1 में A1 का, A2 में B1 का, A3 में C1 का। जिन बच्चों को आता है उनको लग रहा होगा बिल्कुल सरल सरल है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल लग रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक मत करना, गलती मत करना। जिनको नहीं आता वो ध्यान से सीख लेना। फिर पहली पंक्ति का अपन किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली पंक्ति का अपन दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कैसे आएगा? A1 के साथ A2 का, A1 A2। जिसको भी नहीं आता हो गुणा करना वो आज सीख लेना, आज के बाद गुणा आना ही चाहिए। जिनको आता है वेरी गुड। फिर दूसरे वाले का दूसरे में A2 B2 और A3 C2। ये आपका पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, क्योंकि इधर स्तंभों की संख्या खत्म हो गई। किनकी संख्या खत्म हो गई? स्तंभ खत्म हो गए। फिर इसके बाद अब आ जाएंगे, जब पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया तो अपन आ जाएंगे दूसरी पंक्ति पे। अब आ जाएंगे दूसरी पंक्ति पे, ये वाले आ जाएंगे, ये वाली पंक्ति ले लेंगे और फिर इसको अपन वही प्रोसेस दोहराएंगे। पहले किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? पहले वाले स्तंभ में करेंगे। लेकिन अब नीचे आ जाएंगे, दूसरे वाले में आ जाएंगे। कैसा आ जाएगा ये? B1 A1 B2 B1 और B3 C1। अच्छे से समझ लो, B1 A1 B2 B1 B3 C1। पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। फिर ऐसे ही अपन ये दूसरी पंक्ति का किसमें करेंगे? दूसरी पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ में करेंगे। अब ये कितना आएगा? B1 A2 B1 A2 B2 B2 और B3 C2। देख लो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने वाली प्रोसेस सबको समझ में आ गई। गुणा करने की विधि सबको, गुणा करने की प्रक्रिया सबको समझ में आ गई। जोड़ घटाव आ गए, समानता आ गई, ऑर्डर देखना आ गया मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के टाइप आपने समझ लिए, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, वो सारे समझ लिए आपने। मल्टीप्लाई करना आ गया, गुणा करना आ गया, तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर आ गया। मैट्रिक्स वाला जो पहला चैप्टर है वो आपका आ गया, है ना। एक चीज और बच जाती है लास्ट में, परिवर्त। उसको भी आपको धीरे से समझा देता हूँ। परिवर्त भी अपन देख लेते हैं, पर पहले इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है ए और बी, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी है। लेकिन हमेशा नहीं होता ए बी बराबर बी है, हो सकता है ये ए बी और बी बराबर नहीं आए। हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई, और हो भी नहीं, आ भी नहीं सकता। सिद्ध करना है ए बी बराबर बी। क्यों नहीं आ सकता?
क्यों ए बी बराबर बी ए नहीं आ सकता? यहां पर देख के ही कैसे बता दिया अपन ने कि ए बी बराबर बी ए नहीं आ सकता? इसलिए बता दिया कि ए बी और बी ए बराबर आने के लिए ए और बी का वर्ग अवयव होना जरूरी है। नहीं तो देखो क्या होगा, जब अपन ए बी निकालेंगे, ए की कोटि कितनी है 2/3, बी की कोटि कितनी है 3/2, तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितने का होगा 2/2 का होगा। जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितने का होगा 2/2 का होगा। अब जब अपन बी ए निकालेंगे तो बी का ऑर्डर कितना है, बी की कोटि कितनी है 3/2, ए की कोटि कितनी है 2/3, तो अब जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो 3/3 का होगा। दोनों बराबर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि समान होने के लिए तो सबसे पहले तो उनके क्या होना चाहिए, कोटि सेम होना चाहिए। तो वैसे तो ए बी बराबर बी ए होता ही नहीं, सिद्ध यही करना है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। कभी कभार हो सकता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखो, उसमें भी कब स्थिति होगी, जब अपना दोनों अवयव वर्ग अवयव होंगे। दोनों अवयव कैसे होंगे, वर्ग अवयव, मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर बराबर होंगे ना, तो उनका मल्टीप्लाई मतलब गुणा जो है समान होने की संभावना हो सकती है, वो भी हो सकती है। लेकिन यदि ऑर्डर ही अलग अलग है तो फिर होने का सवाल ही नहीं। अब अपन यहाँ पे देखो दोनों देखते हैं, पहले जैसे ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो पहले लिखा ए 1 - 2 3 -4 2 5, भाई जोड़ घटाओ गुणा, इसके ज्यादा 2 2 3 3 क्वेश्चन से बता रहा हूं, 2 3 4 5 2 1, ये इनका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करें ए बी बराबर, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करें 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2, आंखें जमी जमी होना चाहिए, बराबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 × 2 -2 × 4 और 3 × 2। फिर दूसरा 1 × 3 -2 × 5 प्लस 3 × 1, इसमें बहुत ध्यान से करना, मल्टीप्लाई सीधा सीधा पके पकाए नंबर कट जाते हैं। केवल क्या अपन ऑर्डर का ढंग से ध्यान नहीं रखें, ठीक से मल्टीप्लाई नहीं करे तो ये क्वेश्चन आता है फिर भी गलत हो जाता है। फिर अपन सेकंड का करें, फर्स्ट में अच्छे अच्छे बच्चों से गलत हो जाता है, इसलिए कोई भी प्रैक्टिस के बिना नहीं चले। -4 × 2 2 × 4 5 × 2 5 × 2, फिर इसके बाद -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1 प्लस 5 × 1, -4 × 3 2 × 5 5 × 1। देखो जरा हमने क्या करा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इनको यहां लिखा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहां लिखा। इसको बोलते क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का गुणा। कितना हुआ देखो जरा, ये 2 है -8 है और +6 है, 2 है -8 है 6 है, ये कितना है 3 है -10 है +3 है, फिर यहां पर -8 +8 +10 है, और यहां पर -12 +10 और +5 है। तो क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया -4 और ये हो गया आपका 10 और ये हो गया पारा 3। ये आया कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, ये आया 2/2 ऑर्डर का। ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब जैसे ए बी निकाला है वैसे ही बी ए आप निकालो, वैसे ही बी ए आप निकालो और फिर सॉल्यूशन देख लो, 1 1 2 2 मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम्स में आए हैं उन क्वेश्चन पे बात करता हूं। एक बार बी ए भी निकाल के देख लेते हैं, एक बार बताना जरूरी है, फिर अपन इसको जो है अब निकालते हैं अपन बी ए। बी में ए का मल्टीप्लाई करते हैं। बी क्या है, बी क्या है 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 और 2 1। ए देखते हैं ए क्या है, ये क्या था 2 3 4 5 2 1, 1 - 2 3 -4 2 5, 1 - 2 3 4 -4 2 5 -4 2 5। अब देखो ये ऑर्डर कितना है, अब ये ऑर्डर है 3/2 का, ये ऑर्डर कितना है 3/2 का, ये कितना है 2/3 का, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो देखो जरा यहाँ बी ए करा, बी ए किया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 - 12, ऐसे लिखते आना चाहिए 2 - 12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 + 6 -4 + 6, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 + 15 6 + 15, फिर दूसरी ये पहली पंक्ति का काम हो गया 2 - 12 आ गया, -4 और +6 आ गया, 6 + 15। अब सेकंड को लेते हैं 4 - 20 4 - 20, बस थोड़ा सा ध्यान से ही करना, बस इतना ही है, -8 + 10, कठिन नहीं है, पर ये मिस्टेक केवल इसी में मल्टीप्लिकेशन में होती है। ये कितना है 12 + 25 12 + 25, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 - 4 2 - 4, फिर -4 + 2 -4 + 2 6 + 5 6 + 5 -4 + 2। देखो बी ए कितना आया, बी ए क्या आया -10 2 21 -16 2 37, फिर -2 -2 और कितना आ गया 11। कितना ऑर्डर आ गया 3/3 का आया, मैंने बताया था ना ऑर्डर क्या आएगा 3/3 का आएगा। ये क्या आना आ गया आपको मल्टीप्लिकेशन करते आ गया। तो गुणा कैसे करते हैं ये बात भी आपके सामने आ गई, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये बात भी आपके सामने आ गई। फिर देखो ये गुणनफल के गुणधर्म है, गुणनफल के गुणधर्म है, क्या क्या होता है गुणनफल में ये दीजिए ध्यान रखें। सबसे पहले ए बी सामान्यतः बी ए के बराबर नहीं होता, अब हमने अभी देखा भी, कभी कभार हो सकता है पर जनरल केस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। और सुनो यदि कभी ए बी और बी ए बराबर हो जाए, ए बी और बी ए बराबर हो तो पहला तो ऐसा भी लिख लेना ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव होंगे। सबसे पहले तो कैसे होंगे, वर्ग अवयव होंगे तो ही गुणा होगा। और यदि ए बी बराबर बी आ जाता है तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + ab। कैसे लिख सकते हो, जैसे ऐसा लिखा है यार a + b का वर्ग है, इसको क्या लिखेंगे a + b और a + b लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए प्लस बी और b इंटू ए प्लस बी होगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a स्क्वायर, पहले a और फिर b होगा, और ये b a होगा और b स्क्वायर होगा। अब सुनो, यदि a b और b a बराबर हुए तो ये 2ab हो जाएंगे। मतलब ये फॉर्मूला मैट्रिक्स में हमेशा नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब a b और b a बराबर हो तो फिर a प्लस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b हो जाएगा, है ना। और यहां पर ये भी फिर लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहां पर भी वही बात हो जाएगी, a b और b a कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है। पर बराबर नहीं हो तो ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, ये रूल्स नहीं लगेंगे। और जनरली क्या था, सामान्यतः ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि ए बी और बी ए बराबर हो तो ए बी की पावर एम और बी ए की पावर एम सेम बराबर। और इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ए की घात एम बी की घात एम, ए की घात मतलब ये एम घात में ना, तो दोनों में अलग अलग चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। कब होगा ऐसा? जब ए बी और बी ए बराबर होंगे। बराबर नहीं हुए तो ये बराबर नहीं हो पाएंगे। फिर एक और बात ध्यान से सुनो बेटा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एक किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा किया जाए तो उस आव्यूह के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये चीज बड़ी काम आती है। यदि इकाई आव्यूह का मल्टीप्लाई किया जाए, इकाई आव्यूह का गुणा किया जाए तो उस आव्यूह के मान में कोई फर्क नहीं आता। ये आपके आव्यूहों के गुणधर्म लिख लेना सब बच्चे, ये आव्यूहों के गुण लिख लेना, बराबर आव्यूहों के गुण लिख लेना। देखे जरा एक आध क्वेश्चन देखे अपन, पहले यही क्वेश्चन देखे। ये आपका सीबीएसई एग्जाम में 2x2 छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। अभी जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उन कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ए की कोटि 2/2 की है और दिया कैसा है देखो, ए आई जे बराबर 1। कब? यदि i इज नॉट इक्वल टू j, i j के बराबर नहीं है, और है 0 यदि i बराबर j। बोले हमको सब मल्टीप्लाई वगैरह करते आते हैं, सरल सरल चीजें, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं। ये ए आई जे ये क्वेश्चन दिया था, ये 2021 में सीबीएसई में क्वेश्चन दे दिया था, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है। ए आई जे बराबर 1 यदि i j के बराबर नहीं है, और 0 है यदि i j के बराबर है, 0 है यदि i j के बराबर है, और ए स्क्वायर का मान निकालना है, ए वर्ग का मान निकालना है। तो ए पहले तो ए 2/2 कोटि का अवयव होगा कैसा, होगा कैसा? तो ये होगा a11 a12 a21 और a22, ऐसे ही होगा। अब इसमें देखो कहां कहां पे i j बराबर है, इसमें कहां कहां पे i j बराबर है, इन दोनों जगह बराबर है, ये 1 1 है ये 2 2 है। जब i j बराबर है तो इनकी वैल्यू 0 है, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 है। और जब i और j बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं, ये 1 2 है, 1 बराबर नहीं है 2 के, तो इनकी वैल्यू 1 1 है। इसका मतलब इनडायरेक्ट उन्होंने दिया है कि a है 0 1 1 0। क्या दिया है? a है 0 1 1 0। छोटा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, पर समझ में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 0 1 1 0, 2 बार लिख लेंगे 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति में पहले स्तंभ का 0 + 1, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ का 0 + 0, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का 0 + 0, दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ का 1 + 0। तो जब भी ऐसा मैट्रिक्स आएगा वो कैसा बन जाएगा? 1 0 0 1। ये एक तरह का इकाई आव्यूह है, ये इकाई आव्यूह नहीं है, विकर्ण इधर होंगे 1 1 तब इकाई आव्यूह है। तो ये कैसा आ गया आपका? इकाई आव्यूह आ गया। कैसा आव्यूह आ गया? इकाई आव्यूह आ गया। अब मैं आपको थोड़ा से क्वेश्चन पहले यही वाले करवाऊंगा, पहले ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक छोटी सी बात और समझा दूं क्योंकि इसमें आप इसकी जरूरत पड़ सकती है, एक छोटी सी बात और समझा दूं क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। आव्यूह का परिवर्त, ये भी समझ लो, उस क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है कि जिस एग्जाम्स में आए हुए हैं, पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक छोटी सी बात और समझा दूं क्योंकि इसमें आप इसकी जरूरत पड़ सकती है, एक छोटी सी बात और समझा दूं क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। आव्यूह का परिवर्त, ये भी समझ लो, उस क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है कि जैसे एक आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका परिवर्त क्या होता है? परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो, पंक्तियों का स्तंभ में रूपांतरण हो जाए तो उसको बोलते हैं उसका परिवर्त, तो उसको बोलते हैं उसका परिवर्त। क्या बोलते हैं उसको? उसका परिवर्त बोलते हैं। तो आव्यूह का परिवर्त, ये भी सिंपल सी बात है, पंक्तियों को स्तंभ में लिख लो तो उसका परिवर्त, उसको ए डैश से बोलते हैं या ए टी से बोलते हैं, ए डैश से बोलते हैं या काय से बोलते हैं? ए टी से बोलते हैं। इस परिवर्त के बारे में अभी अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके अभी एग्जाम्स में आए हैं, पिछली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं पहले वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चन से देखो किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ऐसा दिया है, सीबीएसई 2022 में आया क्वेश्चन, आते वही मल्टीप्लाई प्लस करने वाले, पर जैसा क्वेश्चन आ जाते हैं आप कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए बता रहा हूं। ए बी एक्स वाई 4 मैट्रिक्स दिए थे और ए बी प्लस एक्स वाई निकालना था, ए बी प्लस एक्स वाई निकालना था। कैसे निकाला जाएगा? पहले अपन देखते हैं इसमें ए बी देखते हैं। ए कितना है? 2 - 3 4, और बी कितना है? 3 2 और 2। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। और फिर निकालना है एक्स वाई, एक्स कितना है? 1 2 3, और वाई कितना है? 2 3 4। अब इसमें एक सिंगल रो है, एक रो है और एक कॉलम है, एक पंक्ति है और एक स्तंभ, मतलब इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। तो एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो एक ही अवयव आना है, एक ही अवयव आना है। कैसा आना है? 2 × 3 प्लस -3 × 2 प्लस 4 × 2। तो कितना हो जाएगा ये? 6 - 6 प्लस 8।
तो ये आया ए बी बराबर कितना आ गया, सिंगल अवयव। ऐसे अवयव में लिखना, खाली 8 मत लिख देना, ये 8, ये 1/1 कोटि का आया। कितनी कोटि का आया, 1/1 कोटि का, है ना। फिर ये एक्स वाई, यहां मल्टीप्लाई करो, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। देखो ये एक्स वाई कितना हुआ, ये एक्स वाई हुआ 2 + 6 + 12, मतलब एक्स वाई कितना हो गया, ये आ गया 20। करना क्या है, ए बी प्लस एक्स वाई, मतलब 8 + 20, क्या आंसर आया, 28। मैट्रिक्स में एकल अवयव आया है, एकल अवयव, एकल अवयव, केवल 28 लिख दिया, मैट्रिक्स नहीं लगाया तो मार्क्स काट सकता है। ये ध्यान रखना है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते चलो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपका आया। फिर देखो एक ये क्वेश्चन आया सिंपल 1 नंबर का। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पी की कोटि है, पी की कोटि है, अभी मैंने समझाया था इसी के आधार पर। पी की कोटि कितनी बोली है, 3/n। क्यू की कोटि कितनी बोली है, क्यू की कोटि कितनी बोली है, n/p। अब जब आप पी क्यू करेंगे या पी इंटू क्यू करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो मैं सिखा रहा हूं इतनी देर से कि 3/n है और n/p है, तो ये n हटा दो, तो पी क्यू की कोटि क्या होगी, पी क्यू का ऑर्डर क्या होगा। ये भी सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन, आधे नंबर का क्वेश्चन है, 3/p। ये बात भी क्लियर होगी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं कर सकते। ए बराबर दिया है 201 213 1 - 10, और निकालना क्या है, a² - 5a का मान निकालना है। क्या निकालना है, a² - 5a। तो पहले अपन निकालते हैं a², पहले निकालते हैं a²। 201 213 1 - 10, दो बार लिखेंगे इसको, 201 213 1 - 10। केवल ध्यान ये रखना है इसमें कि क्रम में, मतलब करने में मिस्टेक नहीं हो जाए कैलकुलेशन, बस इतनी सी बात है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 4 धन 0 धन 1, 4 धन 0 धन 1। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 0 + 0 - 1, 0 + 0 - 1। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, मतलब ये हो जाएगा 2 + 0 + 0, 2 + 0 + 0। देख लो जरा ध्यान से, 2 4 0 1 0 0 -1। फिर ये कितना है, 2 0 और 0। फिर दूसरी पंक्ति का 4 2 और 3, 4 2 और 3। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 0 + 2 - 3, 0 0 + 1 - 3। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2 + 3 + 0। फिर तीसरी पंक्ति का 2 - 2 - 1, 2 - 2 और 0। देखो मिस्टेक कहीं बिल्कुल हो जाती है, और यहां तो बोर्ड पर है 4 0 1। देख लो जरा, 0 0 - 1, 2 0 और 0। फिर यहां क्या लिया, 4 2 और 3। फिर यहां क्या लिया, 0 1 और -3। फिर क्या लिया, 2 + 3 + 0। लास्ट वाले में 2 - 2 और +0। फिर 0 - 1 और 0। फिर यहां पर 1 -3 और 0। ये आ गया आपका a²। हमें क्या निकालना है, a² - 5 है। इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बस आपको वहां ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होना चाहिए, बस इसके ही नंबर है। 5 - 1 2, 4 और 3 6 3 9 -2 और 5 और 0 -1 और -2। निकालना क्या है हमको, a² - 5 है, a² - 5 है। 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2 -5a। 5a कितना है, a है 201 201 213 1 - 10। तो देखो जरा क्या जाएगा ये, 5 - 10, भाई मैं मल्टीप्लाई करता जाता हूं, -1 -0 2 - 5, फिर 9 - 10 9 - 10 -2 -5 और 5 - 15। फिर यहां पर 0 - 5 -1 + 5 -1 + 5 और -2 -0 या +0 -0, कोई बात नहीं। क्या आंसर आ गया, -5 -1 -3 -1 -7 -20 और -5 -10 आएगा ये, -10 -5 4 और -5। ये ऐसा आंसर आ गया। मतलब ऐसा सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आता ही है, एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा ही जाता है ना, एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा ही जाता है। चेक कर लो एक बार अच्छे से। देखो यहाँ इसमें लास्ट में क्या आना था, -2 है ये ना, यहाँ इसीलिए मैंने बोला चेक कर लो अच्छे से। ये कितना आएगा, -2 -0 -2 -0। फिर देखो एक ये क्वेश्चन आया 19 में, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखना है कितना आता है, ये रिजल्ट जरूरी नहीं है, 0 कितना रिजल्ट आ रहा है अपन देख लेंगे, यदि नंबर गलत लिखा। ए कितना है पहले देखो, a बराबर कितना है 4 2 -1 1। आई को क्या लोगे आप, आई लोगे 1 0 0 1।
आई कितना है 1001। पहले लिया अपन ने a माइनस टू आई, a माइनस टू क्या आएगा 4 2 माइनस 1 1 और माइनस 2i क्या हो जाएगा 2002। तो a माइनस टू आई बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 2 और ये 2 माइनस 1 ऐसा आया। 4 माइनस 2 2 2 माइनस 0 2 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 2। फिर निकालें a माइनस 3i, तो a कितना है यहाँ पर 4 2 माइनस 1 1 और 3i क्या है 3 0 0। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 2 और माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2। अब एक है a माइनस 2i, इसमें मल्टीप्लाई करना है a माइनस 3i का। a माइनस 2i कितना है 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना है 1 2 माइनस 1 माइनस 2। मल्टीप्लाई करें इसको तो देखो 2 माइनस 2, फिर यहाँ पर 4 माइनस 4, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 और लास्ट वाला माइनस 2 प्लस 2। देखो जरा टोटल कितना आया 0 0 0 0। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आंसर आ गया a माइनस 2i और a माइनस 3i बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया है। फिर अपने को देखना है जरा सम्मित और विषम सम्मित अवयव। एक चीज और क्या देखना है सम्मित और विषम सम्मित अवयव। एक क्वेश्चन पहले ये वाला और देख लो, सम्मित और विषम सम्मित अवयव, इसमें पर a इनवर्स भी आ जाएगा। पहले सम्मित विषम सम्मित अवयव भी समझ लेते हैं, सम्मित विषम सम्मित अवयव भी पहले समझ लेते हैं। सम्मित अवयव क्या होते हैं और विषम सम्मित अवयव क्या होते हैं। सम्मित अवयव वो होते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये दो चीजें और समझ लो, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। सम्मित अवयव जिसमें a का परिवर्त लेने पर a प्राप्त हो जाए तो उसे बोलेंगे सम्मित अवयव। और विषम सम्मित अवयव, विषम सममित अवयव जिसमें a का परिवर्त लेने पर माइनस a आ जाए वो विषम सम्मित अवयव। जिसमें a का परिवर्त लेने पर a आ जाए वो सम्मित अवयव, और जिसमें a का परिवर्त लेने पर माइनस a आ जाए वो विषम सम्मित अवयव। जैसे देखना मैं एक अवयव लिख रहा हूं a बराबर, क्योंकि एक क्वेश्चन सम्मित और विषम सम्मित अवयव पे आता है, प्लस माइनस पे ऑर्डर पे एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे। मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है या ज्यादा टिपिकल हुआ तो सम्मित और विषम सम्मित का अवयव का आ जाता है ना। सम्मित अवयव देखो कैसा 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 5, ये आपका सम्मित अवयव। कैसे, यदि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मतलब क्या लेता हूं परिवर्त लेता हूं, इसको बोलते हैं परिवर्त। तो जैसा इधर लिखा हुआ है ना वैसा इधर लिखा हुआ है। ये 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3। मैं इसको इधर लिखूं तो क्या जाएगा 1 2 3, पंक्ति को स्तंभ में बदलूं ये क्या जाएगा 2 माइनस 1 4 और ये कितना जाएगा 3 4 5। आप देख सकते हो दोनों स्थिति में a ही बन रहा है, तो ये कैसा अवयव है सम्मित अवयव है। कैसा अवयव है सम्मित अवयव है। जिसका परिवर्त उसके जैसे ही हो जाए वो अवयव क्या होता है सम्मित अवयव होता है। फिर दूसरा विषम सम्मित। विषम सम्मित में देखो मैं एक बताता हूं कैसा अवयव होता है। विषम सम्मित में बीच वाले तो जीरो होते हैं, 0 1 2 3 0 0। ये है -1 -2 -3। देखो जरा ये विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव में सबसे पहले तो विकर्ण 0 होंगे, और जब मैं इसका परिवर्त लूंगा, जब मैं इसका परिवर्त लूंगा तो कैसा आ जाएगा 0 भाई 0 1 2 इधर आ जाएगा, और फिर यहां पर यह आ जाएगा -1 0 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -2 -3 0। यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस सब में से बाहर निकालता हूं तो 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ये मतलब आ गया -a। तो ये विषम सम्मित अवयव हुआ। किसी भी अवयव का परिवर्त लेने पर यदि वैसा के वैसा ही अवयव प्राप्त हो जाए तो वो सम्मित अवयव होता है, और अवयव का परिवर्त लेने पर -a प्राप्त हो जाए तो वो विषम सम्मित अवयव होता है। अब जरा ध्यान से सुनना यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात। आपको क्या क्या अभी तक समझ में आ गया, अलजेब्रा समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बात भी क्लियर होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे अपन। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, एक कोई मान लो ये अवयव है, इसको विषम सम्मित और सम्मित अवयव के रूप में लिखना है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जाम का क्वेश्चन ले लेता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये वाले बता देता हूं। ये ऐसा क्वेश्चन आया है, एक अवयव है, इसको सम्मित और विषम सम्मित अवयव के रूप में लिखना है। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सम्मित और विषम सम्मित अवयव के रूप में लिखना है। सबसे पहले सुनो, a प्लस a डैश हमेशा सम्मित होता है, और a माइनस a डैश हमेशा विषम सम्मित होता है। ध्यान से सुन लो, नोट कर लो ये बात कि किसी अवयव में उसके परिवर्त को जोड़ा जाए तो सम्मित अवयव प्राप्त होता है, और किसी अवयव में से उसके परिवर्त को घटाया जाए तो विषम सम्मित अवयव प्राप्त होता है। देखते हैं अपन, जैसे यहां लिखा हुआ है a, हमें किस रूप में लिखना है सम्मित और विषम सम्मित अवयव के रूप में लिखना है। ये चीज और समझ लो, ये चीज और समझ लो तो मैट्रिक्स के हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहले लिया मैंने a कितना है, a यहां पर है 2 4 -6 7 3 5 और 1 -2 और 4, और a का परिवर्त कितना है, a का परिवर्त कितना है, तो a का परिवर्त है, मैं इसको यहां पर ऐसा निकालूं, a प्लस a का परिवर्त लिखता हूं, a प्लस a का परिवर्त निकाल रहे हैं, तो a का परिवर्त क्या आएगा, a का परिवर्त आएगा 2 4 -6, जो पंक्ति में लिखा है वो स्तंभ में लिखो, 7 3 5 और 1 -2 4। इनको जोड़ते हैं, a प्लस a डैश
कितना आ जाएगा देखो जरा, यह आएगा 2 + 2 4, 4 + 7 11, -6 + 1 -5, इतना लिख सकता हूं। 7 + 4 11, 3 + 3 6, 5 - 2 3, 1 - 6 -5, -2 - 7 -2 - 5 कितना आया, -2 + 5 3, -2 + 5 3, 4 + 4 8। ध्यान से देखो, ये सममित आव्यूह दिखेगा आपको, ये इधर 4 11 - 5 4 11 - 5, क्या मतलब, क्या सिद्ध हो गया, किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ दो तो क्या प्राप्त होता है, सममित आव्यूह प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं, घटाकर a - a', पहले लिखा मैंने a, 2 4 - 6 7 3 5 1 - 2 और 4, इसमें से मैं घटा रहा हूं किसको, इसके परिवर्त को, 2 4 - 6 7 3 5 और 1 - 2 4। ठीक बात, फिर से एक बार बताऊं, सममित आव्यूह किसको बोलते हैं, किसी आव्यूह का परिवर्त यदि वापस ऐसा के वैसे ही रिजल्ट दे दे तो वो सममित, और -a में दे दे तो वो विषम सममित। अब नई बात क्या बताई मैंने, ये क्वेश्चन आता है किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए, तो मैं बोल रहा हूं a और a का परिवर्त हमेशा सममित होता है, मैंने करके बताया, इसके और इसके परिवर्त को जोड़ा तो क्या आया, सममित आया। दूसरा मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, a में से a परिवर्त को घटाया जाए तो विषम सममित होता है, तो देखो जरा ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 आना है, और 0 आना मैं लिख देता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, आराम से कर लेते हैं। 2 - 2 4 - 7 -6 - 1, फिर 7 - 4 3 - 3 5 + 2 1 + 6 1 + 6 -2 - 5 और 4 - 4। देखो जरा a माइनस a परिवर्त कितना आ गया, ये आया 0 -3 -7 3 0 7 और यहां 7 -7 और 0। देखो जरा आप इसमें आप इसको परिवर्तित करें तो माइनस से आएगा, मतलब क्या हो जाए, मतलब इसका उल्टा आएगा, तो ये क्या हो गया आपका सममित आव्यूह और ये क्या हो गया विषम सममित आव्यूह। जब भी एक आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने को बोले तो आपका पहला काम a + a' कर लो, ये एक सममित आव्यूह आ जाएगा। दूसरा काम a - a' कर लो, ये आपका विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अब कैसे लिखना है देखना जरा, अब कैसे लिखना है, a लिख लिया पहले मैंने, फिर a + a' लिख लिया, और फिर मैंने a - a' लिख लिया, तीनों लिख लिए। a कितना है, a लिख लिया, a है 2 4 - 6 7 3 5 2 4 - 6 7 3 5 और 1 - 2 4, ये a हो गया। a + a' कितना है, a + a' कितना है, a + a' देखो, a + a' है 4 11 - 5 4 11 - 5 6 8 और 3 3 3 3, ये आपका a + a' है। क्या है ये, a + a'। a - a' क्या है, a - a' क्या है, ये विकर्ण तो इसमें 0 ही आएंगे, विकर्ण तो इसमें 0 ही आएंगे। a - a' क्या है, -3 -7 और 7, -3 -7 और 7, और यहां पर 3 7 और -7। ठीक है, यहां तक बात हो गई। ध्यान से सुनो, 4 नंबर इसके मिलेंगे, है ना, 3 नंबर तो 100% है यदि आता लिखने को। एक आव्यूह है उसको विषम सममित और सममित आव्यूह के रूप में लिखना है, ये आव्यूह है, ये आव्यूह है। a में a का परिवर्त जोड़े तो सममित आव्यूह प्राप्त होता है, a में से a के परिवर्त को घटाएं तो विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है। अब सुनो जरा, मैं इन दोनों को यदि ऐड करता हूं तो क्या आता है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है, a + a का परिवर्त a - a का परिवर्त क्या बोलते हो, 2a आता है, 2a आता है। इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2a इसका जस्ट डबल आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a को a बराबर लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, a बराबर लिख सकता हूं a + a'/2 प्लस a - a'/2। इसमें क्या होगा, a और a' कैंसिल हो जाएगा, 2a/a आएगा। तो a कितना है, a कितना है 2 4 6 7 3 5 1 - 2 5 बराबर 1/2। a + a' क्या है 4 11 - 5 11 6 3 -5 3 और 8 प्लस 1/2 8, ये a - a' क्या है 0 -3 -7 3 0 7 7 -7 0, ये आंसर आ गया। क्या कर दिया मैंने, आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया। आव्यूह को, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये 2-3 बातें यदि आपको आती है तो प्रॉब्लम ही खत्म, क्वेश्चन ही हो जाएगा। आव्यूह को क्या कर दिया, सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब a + a' क्या करना है, उसको बोलेंगे अपन सममित आव्यूह। a - a' क्या होगा, विषम सममित आव्यूह। कैसा साथ में लिखा जा सकता है, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, a + a'/2 ये सममित है, और ये देखो आप इनको हल करते हैं तो a प्राप्त होता है। मतलब a को हमने सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कर दिया, सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कर दिया। ये आपको आना चाहिए। एक और बात,
मल्टीप्लाई के साथ में आपको ये बात और आना चाहिए। और देखो जरा, और देखो जरा, ये एक क्वेश्चन से और प्रैक्टिस कर लो। ये दिया है, ए दिया है, आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। ये एक मल्टीप्लाई की एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। ए दिया है 201 213 1 माइनस 10, निकालना है हमको किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालना है। तो पहले अपन क्या निकालते हैं इसमें, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसको निकालने के पहले ए स्क्वायर एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, एक बार और अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाए आपको, इसलिए एक बार और बता देता हूं तो फाइनल हो जाएगी बात। और ऐसा क्वेश्चन शायद अपन एग्जाम वाला कर चुके हैं, एग्जाम वाला कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप सेल्फ खुद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन ये आप स्वयं करना। ए स्क्वायर वैसा वैसे क्वेश्चन है, वहां पर ए स्क्वायर माइनस 5 पूछा था, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है, इतना अंतर है, बाकी क्वेश्चन वही है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसके बजाय मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं ट्रांसपोज से संबंधित, पहले परिवर्त से संबंधित क्वेश्चन, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और दिया है ए बराबर है 5 2x x y z और -3 और 4t और -7, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें आपको ये बोला है कि ये सममित आव्यूह है, तो आपको x y और t की वैल्यू निकालना है, x y और t की वैल्यू निकालना है। ये अपना आव्यूह कितना है, आव्यूह 5 2x y z -3 4t -7, ऐसा है 4t -7 इस टाइप से दिया है। इसका परिवर्त क्या होगा, इसका परिवर्त ऐसा होगा 5 2x y z -3 4t -7, इनको बराबर रख दिया क्योंकि सममित आव्यूह है, a बराबर a डैश है, मतलब ये कितना है 5 2x y z -3 4t -7 और इक्वल में क्या रख दिया आपने यहां पर 5 y z y4 और 2z और 2z t और लास्ट में x -3 और -7। अब इनको समान है, समानता की कंडीशन कंपेयर कर लो, 5 बराबर 5 2 बराबर y x बराबर 4 हो जाएगा, यहां भी देखो y बराबर 2 z बराबर z t बराबर -3 हो जाएगा, है ना। एमसीक्यू में एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एमसीक्यू में एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। एक और से प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं ताकि ये जो मैंने भी समझाया है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए बात, और अच्छे से बात क्लियर हो जाए, इसलिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं ताकि आपकी परिवर्त वाली बात हो जाए। ये देखो इस क्वेश्चन को, इस आव्यूह को सममित और विषम सममित के रूप में लिखना है। एक बार और लास्ट बता दूं तो आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर से एक बार ले लेते हैं। यह है आव्यूह आपका, वही वाली एक बात एक बार फिर से समझ लो, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ऐसा है। मैंने क्या बताया, सममित आव्यूह होता है ए प्लस, सममित और विषम सममित के रूप में लिखना है। फिर से एक बार, तो पहले क्या निकाल लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब बात और क्लियर हो जाएगी। क्या लिया 6 -2 2 -2, अच्छा सुनो जरा ध्यान से, ये अपने आप में जरा यहां पर इसको सीधा देखो, ये अपने आप में कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है, मतलब ये अपने आप में कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है, मतलब यदि मैं इसमें से इसके परिवर्त को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर फिर भी देख लो 3 -1 2 -1 3, ऐसा है। और इसके अपने को क्या जोड़ना, परिवर्त, परिवर्त सेम टू सेम है क्योंकि ये अपने आप में, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यार सममित आव्यूह है तो निकाले बिना, पर फिर भी निकाल देता हूं, कितना हो जाएगा फिर से ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -3 और 3, इनको जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -4 और 6, और जब मैं a माइनस a डैश कर रहा हूं तो वो आ रहा है 0 क्योंकि सब एक जैसे ही है, तो 0 0 0 0 0 0। मान लो ऐसा लिखने को आया तो छोड़ मत देना कि ये तो सममित आव्यूह है ही। लिखना कैसे इसको, ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे a प्लस a डैश अपॉन 2 और a माइनस a डैश अपॉन 2। कैसे लिख दोगे, पहले तो सिंपल अपना जो आव्यूह है उसी को लिख दो, 6 -2 2 -2 3 1 -1 और 2 -1 3 और प्लस में करके क्या लिख दो 0 0 0 लिख दो। एक नंबर में क्वेश्चन, सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना। क्या आ गया आपको, सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में कैसे लिखते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया आपको, क्या क्या समझ में आ गई बात। मैट्रिक्स का अलजेब्रा सिंपल वाला समझ में आ गया, सीधा सीधा जो गणित है वो आपको समझ में आ गया, है ना। पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल आसान लिया है, आसान इसलिए लिया है कि आपको वो चीज ली है जो आपको मेरे हिसाब से पहले से आती है, ये मैं जानता हूं, पर शुरुआत अपन आसान से करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। कल का जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मैं ये आपका आव्यूह का अलजेब्रा तो है, ये मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी वो और कर लेना, बात खत्म हो गई इसकी पूरी। कल अपन थोड़ा सा डिटरमिनेंट में टाइप सरल सा चैप्टर लिया था, सबसे सिंपल बात करी थी। आव्यूह में हमने देखे थे सबसे पहले आव्यूह के प्रकार कौन कौन से टाइप होते हैं, आव्यूह क्या होता है, बहुत सारे अंकों को जमा के लिख दिया जाए एक ब्रैकेट में तो उसको क्या बोलते हैं आव्यूह,
आव्यूह के बारे में चर्चा हो गई थी। आव्यूह के प्रकार हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, कौन कौन से टाइप के आव्यूह होते हैं, आव्यूह का निर्माण कैसे करना, आई जे के फॉर्म में तो वो भी समझ लिया, किस अवयव को क्या बोला जाता है वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हर तरह का आव्यूह जो आपको बताया वो भी आपको समझ में आ गया है ना। विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और एकांक आव्यूह, इनके बारे में भी बात हो गई। इकाई आव्यूह के बारे में बात हो गई। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, प्लस करना समझ में आया, आव्यूहों का माइनस करना समझ में आया। ये सारी बातें नोट कर दी, सब करते चलना, ये सारा आपका कोर्स में आगे बढ़ता चलेगा। इतनी बातें हो गई, प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन आपने ठीक से समझ लिया है यदि, तो आव्यूह वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन यदि आपको साथ में आ जाता है तो आव्यूह वाला मैक्सिमम पार्ट जो है कवर हो जाता है। इस पर ही बेस्ड बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछता है, इस पर ही आधारित क्वेश्चन पूछता है। मल्टीप्लाई करते आए, आपको इक्वेशन सॉल्व करते आए, इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। एक चीज और होती है जो डिटर्मिनेंट वाले आपको आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में देखेंगे, जिसमें आव्यूह का एक भाग है सखंड और प्रतिलोम निकालना। चूंकि डिटर्मिनेंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला बड़ा चैप्टर है, इसलिए आव्यूह के अपन एक पार्ट की यहाँ पर थोड़ी स्टडी और कर लेंगे यहीं पर, ताकि आपको अपने को वहां पर थोड़ा सा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाए और अच्छे से कोर्स होता चले। तो पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पुराने जो अपन ने कल पढ़ा था उसी के ऊपर रिवीजन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर सखंड और प्रतिलोम निकालना सीखते हैं। थोड़ी सी उस पर चर्चा भी हुई थी। सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह परिवर्त, उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त समझेंगे, सम्मित विषम सम्मित आव्यूह पे थोड़ी चर्चा करेंगे और सखंड और प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। सखंड और प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन अपन ये वाला लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, एक इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए और प्लस ए डी माइनस बी सी आई बराबर 0 प्रूव करना है। बराबर क्या प्रूव करना है? 0 प्रूव करना है। देखते हैं इसको एक बार सॉल्व करके। एक इस कैलकुलेशन से थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन से चालू करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए आपकी इसके लिए। ए बराबर कितना है? ए इक्वल्स टू है, ए इक्वल्स टू है, देखो जरा यार ये, यस, ए बराबर है ए बी सी डी। ए स्क्वायर लेता हूं, मतलब 2 बार लिख देता हूं, ए बी सी डी। ए स्क्वायर कैसा आएगा? रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणित स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ में इंटू करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी सी, देखो ए का ए में गुणा, बी का सी में गुणा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कितना होगा? ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणित स्तंभ, ये पकड़ में आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से बना लेना। मैट्रिक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर सी डी में मल्टीप्लाई करें, ए सी प्लस सी डी, फिर सी डी में इससे मल्टीप्लाई करें, बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब हम इसको लिखें, क्या है, क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए और प्लस ए डी माइनस बी सी और इंटू आई। इसको लेते हैं अपन एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, दायां बायां पक्ष, बायां पक्ष से बात कर रहे हैं अपन, बाएं पक्ष से बात कर रहे हैं। सिंपल सा चैप्टर है। पहले ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस सी डी, और फिर ये कितना आया? बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, ए प्लस डी, और फिर ए मतलब ए बी सी डी, फिर प्लस ए डी माइनस बी सी, और आई मतलब 1001। ये ऐसा लिख दिया। देखो जरा ध्यान से, ये कितना आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। एक पहले वाला लिखता हूं पहले, यहां पर इसका मल्टीप्लाई होगा ए प्लस डी में, ए का, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, फिर लास्ट वाले में 1 में मल्टीप्लाई होगा ए डी माइनस बी सी। ये मैंने पहला वाला लिख लिया, पहली बार में जो आया है सब में। फिर सेकंड वाले में क्या आया? सेकंड वाले में यहां पे आया ए बी प्लस बी डी माइनस, इसका मल्टीप्लाई करें ए बी के अंदर तो ए बी माइनस बी डी। ये हो गया दूसरा, ये दूसरा हो गया, और उसमें आया 0 लास्ट वाले में। यहां पे देखें, इसमें फिर फर्स्ट वाला ए सी प्लस सी डी और माइनस, यहां पे सी का मल्टीप्लाई होगा ए सी माइनस सी डी, ए सी माइनस सी डी, और लास्ट वाले में फोर्थ वाले में क्या आएगा? बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी। पक्की बातें कैंसिल होना ही चाहिए। देखो ये ए स्क्वायर, यहां पर ए डी और ये बी सी, यहां पर देखो ए सी सी डी से ए सी सी डी, यहां पर भी देखो ए बी बी डी से ए बी बी डी, और यहां पर भी बी सी से बी सी, ए डी से ए डी और डी से डी। फाइनल क्या आ गया? 0 0 0 0। इसको क्या बोलेंगे? शून्य सदिश, शून्य आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको? शून्य आव्यूह। तो क्या रिजल्ट आया? शून्य आया, 0 0 0 0। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन गलत होता है, तो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ गलत होने वाली बात ही नहीं। राजस्थान यूपी देखो, एक बोर्ड एग्जाम, अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, एक ये वाला टाइप कभी कभी आ जाता है, ये रेयरर केस में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें, एक संस्था के पास 35,000 रुपए का कोष है, मतलब टोटल उसके पास कितना धन है? 35,000 रुपए। मैट्रिक्स मेथड से ऐसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, शब्द वाले, वो वाले भी मैं आपको करवा दे रहा हूं। 3,000 रुपए का कोष है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है। बांडों में मतलब अनुबंधों में, बांडों को क्या बोलते हैं? ब्रांड नहीं, बॉन्डों में, शेयर में लेते हैं ना बॉन्ड, अनुबंध। 2 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है, निवेशित करना है। एक बॉन्ड पर पहले वाले पर कितना? 8% उसको वार्षिक रूप से, और द्वितीय पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। इतना उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है।
आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि रकम को कैसा निवेशित किया जाए कि लाभ कितना मिले, लाभ 3200 रुपए लाभ मिले, 3200 रुपए लाभ मिले। कभी कभी मैट्रिक्स में ऐसा क्वेश्चन देते हैं, अब बच्चा वर्ड प्रॉब्लम देख के क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कैसे होगा, बल्कि जबकि बहुत आसान होता है। देखो 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले वाले में बॉन्ड ए वाले में कितना दे देते हैं अपन, एक से दे देते हैं, और बी में कितना दे देते हैं, तो 35,000 माइनस एक से दे देते हैं। भाई एक वाले में पहले बॉन्ड में अपन ने 100 रुपए दे दिया और दूसरे वाले में कितना दे दिया, बचा हुआ मतलब 35,000 माइनस एक्स दे दिया, है ना। इसके अंदर ब्याज कितना मिलता है इसको, इसमें ब्याज मिलता है 8% और इसमें ब्याज मिलता है कितना 10%। अब देखो दोनों का ब्याज निकाल के अपने को टोटल जोड़ना है कि कितना अपने को लाभ मिला है। तो एक मैट्रिक्स को लिखा मैंने ऐसा, एक्स और 35,000 माइनस एक्स, ये तो निवेश का पैसा हो गया। निवेश का पैसा कितना कितना पैसा लगाया अपन ने, वो हो गया। अब जब यहां पे ऐसा निवेश लिखा है तो इसको जो ब्याज लिखेंगे अपन कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि रो इनटू कॉलम चलता है। मैट्रिक्स का गुणन हमेशा कैसा चलता है, रो इनटू कॉलम चलता है, पंक्ति गुणित स्तंभ चलता है। यदि पंक्ति में अपन ने रकम लिखी है तो जो ब्याज मिल रहा है उसको अपने को कॉलम में लिखना पड़ेगा। ब्याज का परसेंट कितना है, 8/100 और 10/100। ये देखो ये राशि आ गई और ये ब्याज का परसेंट आया और रिजल्ट कितना मिल रहा है। तो टोटल देखो ये है कितने का, 1/2 का, और ये 2/1 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा कितना, 3200 रुपए। मैट्रिक्स मेथड से करना ऐसे, मैट्रिक्स मेथड से करना मतलब इसमें अपने को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पहले वाले का पहले निकाल लिया दूसरे वाले का निकाल लिया, जो एक साथ हो जाएगा। मैट्रिक्स की यही सुविधा है, बहुत सारे कैलकुलेशन एक साथ हो जाते हैं। यहां पर एक एक्स ले लिया, एक 35,000 माइनस एक्स ले लिया, परसेंटेज ले लिया 8% और 10%, और रो का कॉलम में बराबर 3200 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे, मतलब x इंटू 8/100 प्लस 35,000 माइनस x इंटू 10/100 बराबर कितना है, 3200। अब दोनों तरफ एक एक ही मेंबर है तो इनको मैट्रिक्स हटाया जा सकता है। अब यहां मैट्रिक्स हटा सकते हैं, तो ये इतना हुआ, कैसा हो जाएगा देखो जरा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x और यहां 10 का गुणा करता हूं मैं, तो ये 35,000 से 3,50,000 हो गया, 3,50,000 हो गया। और फिर यहां पर माइनस 10x और बराबर ये 100 का ऊपर गुणा करता हूं तो 3200 था, 3200, 2 जीरो और लग गए, मतलब ये हो गया 3,20,000। ध्यान से देखो तो 2x बराबर 3,50,000 और माइनस 3,20,000, तो ये कितना बचा, 2x बराबर ये कितना बचा, 30,000 रुपए बचा। 2 का भाग दिया तो 15,000। तो पहले बॉन्ड का मूल्य कितना, तो पहले बॉन्ड का मूल्य 15,000, बचा कितना 20,000, तो दूसरे बॉन्ड का मूल्य कितना, तो 20,000। आंसर कितना आया, 15,000 और 20,000। क्या आंसर आया, 15,000 और 20,000। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी, लेकिन हम कोई रेयर क्वेश्चन केस में भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अपन वो क्वेश्चंस भी करेंगे। जनरल तो कौन से पूछे जाते हैं, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन इक्वेशन सॉल्व करने वाले पूछे जाते हैं, पर ऐसा कोई आए तो भी आपको आना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन शास्त्र की बुक है। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 10 दर्जन रसायन शास्त्र की बुक है, 8 दर्जन भौतिक की बुक है, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का एक का मूल्य, इनका एक का मूल्य क्या है, मूल्य कितना है, मूल्य 80 रुपए है, 60 रुपए है और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। मूल्य एक पुस्तक 80 रुपए की, एक 60 की और एक 40 की। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग से बताइए कि सभी पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। फिर से बोल रहा हूं, पुस्तक और मूल्य, एक मैट्रिक्स में क्या बनाएंगे, पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या, आव्यूह। यदि अपन ने बनाई क्षैतिज में तो हॉरिजॉन्टल मिलेंगे उनकी प्राइस। अब मैंने पुस्तकों की संख्या बनाई पहले, कितनी पुस्तकों की संख्या ले ली, कितनी कितनी है, 10 है और 8 है और 10 है, कितना है, दर्जन है, मतलब 12 का मैंने इंटू किया। ऐसा भाई 12 का या तो मैं सब में इंटू कर दूं, 12 पुस्तकें होती है एक दर्जन में, तो 10, 8 और 10 लिख लिया और 12 का इंटू किया। फिर मूल्य लेता हूं तो मूल्य यहां पे लेता हूं, मूल्य यहां लेता हूं, कितना है, 80 है, 60 है और 40 है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो मैट्रिक्स मेथड से जमा के लिखना चाहिए, मतलब पुस्तकों की संख्या और मूल्य की संख्या। कभी भी ऐसा निकालना हो तो एक को रो में लेना है और एक को कॉलम में लेना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो। अब ये कितना हो जाएगा, 12 अभी मैंने बाहर ही रखने दिया। अब इसका रो इंटू कॉलम करता हूं तो 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 और प्लस 10 इंटू 40, ऐसी सॉल्व होगा। क्या आएगा, 12, ये आएगा 800, फिर ये 480 और फिर ये 400, तो कितना हो गया ये 12 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 1680, 1680। 12 का इंटू कर दो, 0 12 8 96 6 9 और 12 6 72 और 9 81, 8 12 और 8 20, 20,160 रुपए कुल पुस्तकों का मूल्य होगा। पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 20,160 रुपए, ये पुस्तकों का मूल्य आएगा। मतलब मैट्रिक्स मेथड से आपको ये लिखते बनना चाहिए बराबर पूरा, खास बात तो ऐसा कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, बराबर बराबर आपको लिखते बनना चाहिए तरीके से, ये बहुत जरूरी बात है। क्या कितना आया एक बार चेक कर लो, मल्टीप्लाई। यस, नेक्स्ट आगे बढ़े। एक हमने परिवर्त सीखा था, कल परिवर्त सीखा था। परिवर्त में मैं आपको याद दिला दूं, परिवर्त में क्या बताया था मैंने, ए का परिवर्त मतलब कैसे निकाला जाता है, ए का
परिवर्त मतलब पंक्ति और स्तंभों को बदल दिया जाता है। मतलब सिंपल एक ऐसा है ए बी सी डी, तो इसका परिवर्त कैसे लिखा जाता है? परिवर्त लिखा जाता है ए बी और सी डी, ऐसे लिखा जाता है परिवर्त, है ना। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, सममित आव्यूह किसको बोलते हैं? सममित आव्यूह किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह बोलते हैं कि उसका परिवर्त ले और उसके बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह, है ना। और विषम सममित आव्यूह किसको बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह किसको बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह उसको बोलते हैं जिसका परिवर्त लिया जाए और माइनस में आ जाए वो, तो उसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ये परिवर्त की बात कल करी थी अपन ने, याद दिला दिया मैंने, है ना। कोई भी आव्यूह, यदि जैसा मान लेते हैं अपन कि बी कोई आव्यूह है, बी कोई आव्यूह है, आव्यूह है, तो क्या होगा? बी प्लस बी का परिवर्त हमेशा सममित आएगा और बी माइनस बी का परिवर्त हमेशा क्या आएगा? विषम सममित आएगा, सममित आएगा। और कभी भी किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित में लिखना हो तो कैसा लिखा जाएगा? बी प्लस बी डैश अपॉन 2 और बी माइनस बी डैश अपॉन 2। इस पे क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको कल समझाया है। और परिवर्त की एक प्रॉपर्टी है जो अपन ने देखी थी, परिवर्त के गुण आपको मैं बता देता हूं, परिवर्त के गुण एक बार बता देता हूं। परिवर्त की प्रॉपर्टी इन्हें लिखे थे यहां पर, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। परिवर्त के गुण देख लो जरा से, परिवर्त के गुण 2-3 याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं। एक तो ए परिवर्त का फिर से परिवर्त लोगे तो ए आ जाएगा, एक तो ये याद रखो कि ए के परिवर्त का फिर परिवर्त ले लिया जाता है तो क्या आ जाता है? ए आ जाता है। दूसरा, ए बी का यदि परिवर्त लिया जाए तो ये होता है बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। ये दो प्रॉपर्टी खास याद रखो 12th के लिए, 12th बोर्ड के लिए ये दो प्रॉपर्टी याद रखो, है ना। आपके आईआईटी एग्जाम के लिए फिर अलग अलग बात है, यहां पर अभी अपन पूरा फोकस किसको कर रहे हैं? आपकी 12th बोर्ड को, मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूं कि ए बी का परिवर्त बराबर क्या होता है? बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। इस प्रॉपर्टी पे एक बार अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ा सा इसको यहां पर बदल देता हूं क्योंकि शायद मैंने क्वेश्चन एक ऐसा करवाया था, तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल देता हूं, इस क्वेश्चन को बदल देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लेते हैं। देखो ऐसे दो आव्यूह हैं, ये दो आव्यूह हैं, यहां पर है 1, ये ऐसा है, यहां पर है 1 2 -2 3 1 और 0, और ये है 1 1 2 1 और 3 और 4, ये -1 है। ये ऐसे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी। एक बार और बता देता हूं मैं इसको, ए बी का परिवर्त, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि ये सिद्ध करो ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, है ना। आपको आ गया है, मल्टीप्लिकेशन सब करना आ गया है, पर एक बार और थोड़ा सा लास्ट फाइनल टच अपन इसको दे देते हैं। पहले अपन निकालते हैं ए बी, क्या निकालते हैं? ए बी। ए लिया मैंने 1 -2 1 2 3 0। मल्टीप्लिकेशन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी मैं समझता हूं। 1 2 3 1 -1 4, ये पहले निकाला मैंने ए बी। ए बी कैसे करते हैं? पंक्ति गुणित स्तंभ, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, कमजोर से कमजोर बच्चा। पंक्ति गुणित स्तंभ और गुणा करते आना ही चाहिए, मतलब इसे हर एक को एक एक के साथ लिखो। 1 × 1 और अच्छे से समझ लो जिनको नहीं समझ में आया है, -2 × 2 और 1 × 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 × 1 प्लस -2 × -1। यदि कल फास्ट हो गया हो तो आराम से देख लो, यदि कल कुछ समझ में नहीं आया तो देख लो जरा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 × 1 -2 × -1 1 × 4, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 × 1 3 × 2 0 × 3, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 3 × 2 0 × 3, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 × 1 3 × -1 और 0 × 4। कुछ बच्चों को तो सब एक्सपर्ट हो गए होंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर सभी बच्चों के हिसाब से देखना पड़ेगा। यह आएगा 1 -4 + 3 और 1 + 2 + 4। जिन बच्चों को पहले पहले आगे आगे क्वेश्चन आए, समझना बढ़िया तैयारी चल रही है। 2 + 6 + 0 2 - 3 + 0, तो ए बी कितना हो गया? देखो जरा, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और ये हो गया -1, ये आया। अब देखो जरा, ए बी का परिवर्त, परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख दो, 0 7 8 और -1, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई। बोर्ड एग्जाम में आपको यही बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस की गलत नहीं हो। और आपको यदि अच्छे से आ गया है तो जो 15 दिन में टेस्ट होगा, 15 दिन में जो पढ़ाएंगे उसमें सारा मालूम पड़ जाएगा, सारी बात मालूम पड़ जाएगी कि ना, उसमें मिस्टेक आपसे आप बचोगे। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा करो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया अपना एलएचएस, ए बी का परिवर्तन निकाल लिया। अब अपन निकालते हैं आरएचएस। अब इसमें देखते हैं आरएचएस, क्या देखते हैं? बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। बी का परिवर्त मतलब ये जो बी ऐसा है खड़े में ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? 1 2 3 और यहां लिख देंगे 1 - 1 4। और ए का परिवर्तन मतलब यहां हॉरिजॉन्टल है तो सीधा लिख देंगे 1 - 2 1 और 2 3 0।
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे पंक्ति इंटू इस, समझ में आया? बी का परिवर्त मतलब बी ऐसा था सीधा लिख दिया, और ए हॉरिजॉन्टल था खड़े में लिख दिया, मतलब 1 - 2 1 पहले आ गया, 2 3 0 बाद में आ गया। इसका मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 - 4 + 3, फिर फर्स्ट का सेकंड में तो 2 प्लस कितना आया 2 + 6, 2 + 6 देखो जरा यहां पर भी 2 + 6 था क्या, या 2 + 4 ये कितना था 1 भी तो है, 1 भी है यहां पर, 2 + 6 कितना है ये, इसका इसमें करें 2 + 6 और +0, फिर सेकंड वाली रो लो 1 + 2 + 4 और लास्ट वाला लो 2 - 3 + 0, सही तो है? देखो क्या आया 0 8 7 -1, इसके बराबर आया, दोनों बराबर आ गए, ये सेकंड आ गया। मतलब क्या हो गया, ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त, इस तरह से क्वेश्चन। क्लियर बात, अच्छी बात। आगे बात, इसको देखो जरा, ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, तो हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर बराबर बी। कभी कभार बाय चांस आ जाए तो ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, और हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर बराबर बी। ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहां लिया पहले ए बी बराबर ए बी बराबर ए, और इसमें मैंने बी का मल्टीप्लाई कर दिया, बी का मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू बी इंटू बी, ए इंटू बी इंटू बी, है ना? तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, या मैंने इसको ऐसा कर दिया बी का मल्टीप्लाई कर दिया, बी ए इंटू बी और बराबर बी इंटू ए, दोनों कर दिया। पहले एक बार ए का भी कर दूंगा बी का भी कर दूंगा। क्या कर दिया, बी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बी ए बी और बराबर बी ए। अब बताओ यहां बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए को लिख सकते हैं बी, तो बी इंटू बी, और इधर भी बी ए को क्या लिख सकते हैं बी, तो क्या हो गया बेटा बी स्क्वायर बराबर बी। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। देख लो जरा क्या किया है, जरा देख लो ध्यान से क्या किया है। मैंने इसको लिया ए बी बराबर है, दोनों तरफ इधर भी बी लगा दिया, दोनों तरफ लगा दिया, ये था ना ए बी बराबर ए था, तो मैंने दोनों तरफ बी लगा दिया, बी लगा दिया, और इसको साहचर्य नियम में लगा दिया, बी ए लिख दिया और बी लिख दिया। अब बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो बी इंटू बी क्या आ गया बी स्क्वायर, एक नंबर में क्वेश्चन। फिर दूसरा देखो ए स्क्वायर बराबर ए भी करना है। अब मैंने लिया बी ए को ले लिया ए, बी ए को ले लिया बी, अब दोनों तरफ ए लगा दिया, बी ए बराबर ए, ये ऐसा लगा दिया, साहचर्य नियम लगाया, तो ये ए बी इंटू ए, साहचर्य नियम बोलते हैं इसको, ए इसके बाहर आ जाए इधर चला जाए और ए बी। अब ए बी को लिख दिया ए, तो ए इंटू ए बराबर ये ए बी को लिखा ए, तो क्या आया ए स्क्वायर बराबर ए। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, इस बार इसका बड़ा चांस है आने का, एक नंबर है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना इस बार इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का खूब चांस है। क्या प्रूव करना है देख लो, ए बी बराबर ए और ए बी ए बराबर बी दिया है, तो ए स्क्वायर को ए और बी स्क्वायर को बी प्रूव करना था। मेरे हिसाब से अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन देखते चलो बराबर। फिर एक ऐसा मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है, 3 मैट्रिक्स दे दिए हैं, 3 मैट्रिक्स दे दिए हैं एक के बाद एक, और उनका मल्टीप्लीकेशन आप बताओ। अब देखो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3, फिर तीसरे वाले का कितना है 3/1। देखो जरा, जब इसका अपन मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 1 1 हटेगा, ये आएगा 3/3, फिर इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखना, ये हटेगा क्या आएगा 3/1, मतलब जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो अपना 3/1 का होगा, मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितना होगा 3/1 का होगा। सॉल्व करें आप किसी भी दो को, जो पर क्रम मत बदलना, क्रम बदल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई हो इसीलिए पा रहा है कि ये 3/1 है तो ये 1/3 है, 1 से स्टार्ट है, जहां पर पहला वाला खत्म है वहां से दूसरा वाला शुरू है, जहां पे पहला वाला खत्म हो वहां से दूसरा वाला शुरू हो, तो वो उसके गुणनफल के दायरे में आता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातों के कंफ्यूजन से क्वेश्चन बोर्ड में गलत हो जाते हैं। पहले हमने इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 2 3 और 4 5 और 2 का, इसका करते हैं 4 5 और 2 का, 4 5 और 2 का। देखो दो तरह से कर सकते हो आप, पहले इन दोनों का कर दो या आप इन दोनों का कर दो, दोनों तरीके देख लो। पहले इन दोनों का करा मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 1 × 4, पहले 1 में सबका होगा 4 5 2 आ जाएगा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू, फिर -2 का कर दो -8 और -10 और -4 आ जाएगा, 3 का कर दो 12 15 और 6 आ जाएगा। फिर लास्ट वाला लिख लो, ये कौन सा था 2 - 3 6, इसको लिख लो 2 - 3 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो का तो ये आ जाएगा 8 - 15 + 12, दूसरे वाले में करोगे -16 + 30 - 24, तीसरे वाले में करोगे 24 - 45 + 36। देखो जरा कितना आया, ये कितना आया 8, और ये 20 में से 15 गया 5, यहां पर देखो 30 है और ये 6 तो इसमें हो गए तो 30 हो गया, माइनस का 10 बचा। और फिर यहां देखो ये कितना है 36 है और 24, मतलब ये 60 है, 60 में से गया तो कितना बचा 15 बचा। एक तरीका किसी ने ऐसा किया, दूसरा तरीका आपने ऐसा कर लो, देखो जरा उससे सरल हो जाएगा वो। ये लिखा है 1 - 2 3, ये लिखा है 4 5 2, और यहां पर है
2 माइनस 3 6। आपको ये समझ में आया कि यार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो और एक कॉलम है सिर्फ, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। तो आपने इस 1 माइनस 2 और 3 को कुछ नहीं किया, और आपने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो में इस कॉलम का 8 और माइनस 15 और प्लस 12 कर दिया। इससे आसानी ये हो गई कि ये 1 माइनस 2 3 था और ये आपका सॉल्व किया आपने तो 5 आ गया, और 5 का तीनों में मतलब इसका इसमें इसका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बचा 5 माइनस 10 और 15 बचा। जिसने दोनों बच्चे जैसे तरीके से किया वैसा सही है, पर ये थोड़ा सा शॉर्टकट से गया, वो थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस की मिस्टेक ज्यादा हो सकती है। ऐसा ध्यान रखो जिससे छोटे से छोटा है, इसमें सिंगल रो सिंगल कॉलम है तो 1 बाय 1 का बन सकता है, इसलिए पहले इसका मल्टीप्लाई करा फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करते आता है आपको, पर साथ में फिर भी देखते चलो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये एक क्वेश्चन और देखो, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। देखो a बराबर है कितना, माइनस 2 3 1 2। b कितना है, b है माइनस 1 5 1 6। छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही करवाना पड़ेंगे इसमें, तो यार सिंपल ही है ना, इसलिए कि सिंपल ही है और आपको आना भी चाहिए, ये आ भी रहे हैं, है ना। बस ये मैट्रिक्स का ये पार्ट हो जाए फिर अपन देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता भी मालूम पड़ता जाएगा, आगे देखते जाएंगे। अभी तो यहाँ सिंपल सा है इसलिए बड़े मजा आ रहे होंगे, बड़ा सरल लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सरल सरल पढ़ा रहे हो सर। देखेंगे आगे, माइनस 2 3 1 2 प्लस 2 में b का इंटू करते हैं, माइनस 1 5 1 6। देखो जरा क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस 2 3 1 2 और ये आ जाएगा माइनस 2 10 और 2 12। एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आपको कभी a प्लस बी का परिवर्त करना हो तो आप ऐसा ध्यान रखना, इसको ऐसा भी कर सकते हो, a का परिवर्त अलग लिख लो, b का परिवर्त अलग लिख लो, ये भी आप कर सकते हो, है ना। अभी यहां पर अपन ने पहले सीधे कर दिया, ये कितना आएगा, मतलब पहले सॉल्व करके परिवर्त ले लूं या पहले परिवर्त ले लूं फिर सॉल्व कर लूं, एक ही बात है। या तो कैसे सॉल्व कर लूं, पहले सॉल्व कर लूं फिर उसका परिवर्त मतलब रो को कॉलम में, या फिर क्या करूं पहले परिवर्त ले लूं, मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, ये कितना होगा, माइनस 2 3 प्लस 10 1 प्लस 2 और 2 प्लस 12, मतलब कितना आया ये, माइनस 4 13 और 3 और 14। तो ये आ जाएगा a प्लस 2 भी कितना आ गया, क्या यार, माइनस 4 13 3 और 14। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2b का ट्रांसपोज माइनस 4 13 और 3 और 14। आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब अपन फटाफट क्वेश्चन करते चलते। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी शायद इस बार आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ये भी शायद ऐसा आ सकता है। a एक सममित आव्यूह है और b एक विषम सममित आव्यूह है। a प्लस बी बराबर दिया और a भी निकालना है, a प्लस बी बराबर दिया है और a भी निकालना है। देखना बड़ा थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है, सवाल छोटा ही है पर बात समझने वाली है। a सममित आव्यूह है, इसका क्या मतलब हुआ कि a का परिवर्त a आएगा, और b विषम सममित आव्यूह है, मतलब क्या हुआ कि b का परिवर्त माइनस b आएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। सममित आव्यूह का मतलब a का परिवर्त a के बराबर, विषम सममित आव्यूह का मतलब b का परिवर्त b के बराबर। अब देखो जरा कैसे करता हूं मैं इसको सॉल्व। a प्लस बी बराबर कितना है, 2 3 5 माइनस 1। छोटी सी टेक्निक मैंने किया, a प्लस बी का परिवर्त, तो ये हो जाएगा 2 3 5 माइनस 1। कितना हो जाएगा, 2 3 5 माइनस 1। अब मैंने परिवर्त का गुण क्या बताया आपको कि a प्लस बी के ऊपर परिवर्त लिखा हो, है ना। ये परिवर्त के मैंने गुण बताए थे। परिवर्त की प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख देता हूँ क्या, कि a प्लस बी या माइनस बी का परिवर्त हो तो a का परिवर्त कर लो और b का परिवर्त कर लो। ये यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको एक साथ काउंटिंग में आ जाए, तो यस इसको मैं ऐसा करूँ कि इसको लिखूँ मैं a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। ये कितना हो जाएगा, 2 5 3 माइनस 1। a का परिवर्त मतलब कितना है, a का परिवर्त a है तो इसको लिखा a। b का परिवर्त कितना है, माइनस b है तो इसको लिखा मैंने माइनस b, तो ये a माइनस b आ गया। देखो जरा, a प्लस बी था, इस कंडीशन ने a माइनस बी निकाल दिया। अब अपन a और b दोनों निकाल सकते हैं। यदि मैं इसको, ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको मैं जोड़ दूं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2 3 5 माइनस 1 प्लस 2 3 5 माइनस 1। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 8 8 और माइनस 2, 2 का डिवाइड किया तो a बराबर आ गया 2 4 4 माइनस 1, ये a आ गया। फिर मैं एक बार इसको घटा दूं दोनों को, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2 3 5 माइनस 1 माइनस 2 5 और 3 माइनस 1। तो यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 2b बराबर, ये तो होगा 0 माइनस 2 2 और 0, तो b बराबर कितना आ गया, 0 माइनस 1 1 और 0। a निकल गया, b निकल गया। अब a b का क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई में यही कर देता हूं। a b का मल्टीप्लाई पूछा था तो a b बराबर पहले लिखा मैंने a कितना आया है, a आया है 2 4
4 माइनस 1, फिर लिखा बी, बी कितना आया है 0 माइनस 1 1 0, ये मल्टीप्लाई किया रो इनटू कॉलम, 0 प्लस 4, फिर इसमें किया तो माइनस 2 प्लस 0, फिर इसमें किया तो माइनस 1 और इसमें किया तो माइनस 4, ये ए बी बराबर आया। बाय चांस पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उनमें बाय चांस पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सहखंड और प्रतिलोम की बात करूंगा, आव्यूह का सहखंड और प्रतिलोम, इस पर भी मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा ताकि उधर मेरा टाइम, अपना टाइम थोड़ा सा बच जाए, ताकि वहां पर वो नहीं रहे। सहखंड प्रतिलोम के लिए आपको सिंपल सा डिटरमिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए। डिटरमिनेंट पे पूरी चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मालूम ही है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। जैसे एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का डिटरमिनेंट, पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं, पहले मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। सारणिक मतलब चक्रीय क्रम का हल, इसके बारे में अपन बात करेंगे। a1 b1 a2 b2, इसको हल करने की प्रोसेस आपको सबको मालूम है, चक्रीय क्रम में गुणा करना है, पहले इधर इंटू करना है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये एक मैट्रिक्स का गुणा करने का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, सारणिक हल करने की मेथड, 2x2 का सारणिक है ना। सारणिक का हल कैसे करते हैं, अभी सारणिक के बारे में पूरा नहीं बता रहा हूं, पर जितनी जरूरत है। अब यदि यही सारणिक 3x3 का है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो इसको हल करने का तरीका ऐसा है कि पहले आप कोई भी एक पंक्ति ले ली, मैंने ऊपर वाली पंक्ति लेंगे अभी सिर्फ a1, जब मैंने a1 लिखा तो a1 का उप सारणिक लिखा। a1 का उप सारणिक क्या होगा, a1 का उप सारणिक होगा a1 की पंक्ति और ये a1 का कॉलम हटा दो, तो जो बचेगा वो उप सारणिक होगा, बचेगा वो उप सारणिक होगा। तो बचेगा उप सारणिक क्या होगा, b2 b3 c2 c3, b2 b3 c2 c3। सेकंड वाला लेंगे अपन फिर से माइनस में, सेकंड फिर लेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लेंगे, इसको लेंगे सेकंड वाले में लेंगे माइनस, माइनस क्यों लेंगे ये आपको मैं सारणिक में बताऊंगा। फिर इसका उप सारणिक लिया जाएगा a2 का, तो b1 b2 c1 b1 b3 और c1 c3 आएगा। फिर इसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट लेंगे, कॉलम मतलब स्तंभ, अपन पंक्ति पहली वाली लेके चल रहे हैं, ये वाला लेंगे, इसको लेंगे, तो अब इसके क्रॉस किसको कर रहा है, किस पे क्रॉस कर रहा है, a3 पे, तीसरा क्या आएगा a3। फिर इसका उप सारणिक क्या आएगा, b1 b2 और c1 c2, और आगे फिर वैसे हल कर लेंगे। a1 इसको क्या कर लेंगे, b2 c3 b3 c2, फिर a2 b1 c3 b3 c1, और फिर a3 b1 c2 और b2 c1। ये सारणिक को हल करने की मेथड है, सिंपल आपको आती होगी। सारणिक का हल करते आना चाहिए, किसके अंदर एक तरह की प्रक्रिया है, कैलकुलेशन की प्रक्रिया है सारणिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, पर सारणिक 2x2 का ऐसे हल करते हैं, 3x3 का ऐसे हल करते हैं, प्राइमरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब देखो जरा सहखंड और प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम मतलब एक ऐसा आव्यूह, प्रतिलोम या इनवर्स मतलब एक मैट्रिक्स है ए, मुझे मालूम है एक में आई का मल्टीप्लाई करता हूं तो ए ही आता है, ए में आई का मल्टीप्लाई करता हूं तो ए ही आता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो ए इनवर्स होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ए का मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए। मतलब किसी आव्यूह का प्रतिलोम मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उस आव्यूह का गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। मतलब मैं सिंपल बोलूंगा कि एक आव्यूह लिया, लेकिन हम ध्यान रखना आव्यूह जो होगा कैसा होगा, वर्गाकार होगा। पहली बात तो कैसा आव्यूह होगा, वर्गाकार होगा। और कंडीशन क्या आएगी, एक आव्यूह लिया और उसका प्रतिलोम आव्यूह लिया, तो प्रतिलोम आव्यूह ऐसा आव्यूह होगा जिसका आव्यूह के साथ गुणा करने पर आई मतलब इकाई आव्यूह आ जाता है, इकाई आव्यूह आ जाता है। इसको निकालने की दो प्रोसेस है, एक तो होता है पंक्तियों का स्थानांतरण, वो आपके कोर्स में नहीं है पर फिर भी मैं आपको उस पर क्वेश्चन एक दो करवाऊंगा, है ना, कैसे पंक्ति से निकालते हैं। एक आव्यूह को निकालने की मेथड ऐसी है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहां एक मैट्रिक्स लिया, ये मैट्रिक्स लिया a1 a2 a3 स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह लिया, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो इन सबके सहखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सहखंड। कैसे निकालते हैं, देखो सहखंड निकालते हैं a11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और ये 1 और 1 डिसाइड करता है कि ये सहखंड प्लस का होगा कि माइनस का होगा। जैसे आपने देखा ना यहां पर ये माइनर के साथ माइनस लग गया, माइनस आया ना, तो इसका सहखंड माइनर के साथ माइनस है। तो जब यहां पर जैसे a11 लिया मैंने, कितना लिया, a11 लिया, तो ऐसा लिखा जाएगा पहले -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि इससे डिसाइड होगा प्लस है कि माइनस है। पहले a11 निकाला, फिर a11 के बाद क्या करेंगे, a11 का उप सारणिक लेंगे, इसका और इसका उप सारणिक, ये कितना आएगा, b2 b3 c2 c3। फिर निकालेंगे a12, तो 1 2 में कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2 लेंगे, ये इससे डिसाइड हो जाएगा माइनस आएगा, और 1 2 का उप सारणिक क्या होगा, b1 b3 c1 c3। फिर देखेंगे a13, तो -1 की पावर 1 + 3 होगा। अब जब a13 लेंगे तो इसका उप सारणिक आएगा b1 b2 c1 c2। ये पहली वाली पंक्ति के उप सारणिक आ गए, पहली वाली पंक्ति के। फिर दूसरी पंक्ति के उप सारणिक निकालेंगे, a21 इसमें आ जाएगा, मैं जल्दी से लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका 2 + 1, और 2 1 मतलब इस 2 और 1 को हटाओगे तो ये आ जाएगा a2 a3 और c2 c3। फिर आएगा a22 मतलब -1 की पावर 2 + 2, फिर इसका ऐसा आ जाएगा a22 मतलब ये बीच वाले हटा दिए, a1 a3 और c1 c3। फिर आ जाएगा a23 -1 की पावर 2 + 3,
2 3 लिया जाएगा तो A1 A2 C1 C2 आ जाएगा, C1 C2 आ जाएगा। ऐसे ही A31 A32 और A33 निकलेगा। मैं फटाफट लिख देता हूं, -1 की पावर 3 + 1 A31 लेंगे तो आएगा A2 A3 और B2 B3। जब A32 लेंगे -1 की पावर 3 + 2 बनेगा, यह आएगा A1 A3 और B1 B3। और फिर अपन ऐसे लेंगे A33 तो -1 की पावर 3 + 3 बनेगा, यह आएगा A1 A2 और B1 B2। जब ये सारणिक सारे कितने निकल जाएंगे, ये अपने सखंड निकल जाएंगे सबके, सबके ये सखंड है सारे, तो इन सब का प्रतिलोम लिया जाएगा। भाई ये तो अभी ऐसे निकाले, A11 A12 A13 ऐसे निकाले, A21 A22 A23 ऐसे निकाले हैं, A31 A32 A33। इनका जब परिवर्त लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे सहखंडज, सहखंडज A। एडजॉइंट है को, ये कोफैक्टर्स है, सहखंड है। और सहखंड का क्या लिया गया, सहखंड के आव्यूह का परिवर्त लिया गया, मतलब ऐसे ऐसे निकाला, रो से निकाला है और इसको पंक्ति से निकाला है और स्तंभ में लिख दिया, मतलब ऐसा लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो इसको बोलेंगे सहखंडज A, इसको बोलेंगे सहखंडज A। समझ में आया होगा सबके कैसे सहखंडज निकला, प्रोसेस मालूम होना चाहिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सहखंडज निकालने का। और इसी सहखंडज में मतलब एडजॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडजॉइंट, एडीजे लिखते हैं इसको, एडीजे। एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग दे दिया जाए तो प्रतिलोम आ जाता है। तो क्या निकल जाता है, प्रतिलोम मिलता है। ये प्रतिलोम मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का फॉर्मूला क्या हुआ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब सुनो जरा ध्यान से, मान लो डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो ये परिभाषित नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि, क्या मतलब हुआ, यदि डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए 0 है तो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, मतलब उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, व्युत्क्रमणीय है। मतलब किसी आव्यूह का सारणिक यदि अपन क्या निकल जाए, मतलब आव्यूह का सारणिक निकालें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उसका फिर प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। ये इसका निष्कर्ष है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सा है, प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सा है। तो बोले जिस मैट्रिक्स का सारणिक 0 नहीं आता उस हर मैट्रिक्स को, हर आव्यूह को काय में बदल सकते हैं, प्रतिलोम में बदला जा सकता है। और प्रतिलोम में बदलने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस प्रोसेस से प्रतिलोम में बदला जाता है। मैं आपको एक छोटी, ये देखो, ये आपके प्रतिलोम के और सहखंडज के गुणधर्म। कोई भी डिटर्मिनेंट ए है उसमें के का, जब ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में आपको बताएंगे, ये डिटर्मिनेंट में बताऊंगा मैं आपको। ए बी का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है, ये भी डिटर्मिनेंट में। एडजॉइंट ए मतलब ए की पावर n-1 होता है, एडजॉइंट के ए इतना होता है और ए इनवर्स 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट होता है। प्रॉपर्टी आप लिख के रख लेना, ये प्रॉपर्टी आपको आगे मेंस वगैरह में आईआईटी में काम में ज्यादा आएगी, उधर ज्यादा काम में आएगी। यहाँ तो इसका ऐसा कोई यूज 12th बोर्ड में इतना इसका है नहीं। ये प्रॉपर्टी इसका कहाँ काम की है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम की है, वो 12th बोर्ड के बाद उस पर फोकस करना। अभी तो फिलहाल अपने को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन करना है। देखो जरा, प्रारंभिक प्रतिलोम ज्ञात करने के 2 तरीके। एक तरीका तो मैंने अभी जो बताया उससे अपन क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। एक तरीका है प्रारंभिक रूपांतरण। एक मैं आपको पहले प्रारंभिक रूपांतरण से बताता हूं, फिर जो अपन ने मेथड देखी है उससे तो अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे, है ना। देखना जरा ध्यान से, देखो प्रारंभिक रूपांतरण से। जैसे a बराबर दिया है 1 3 और 2 7, 1 3 और 2 7, a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, a इनवर्स निकालना है कि a बराबर क्या बोल सकता हूं, आई ए बोल सकता हूं। आई मतलब क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह। अब इसमें मैं a को यहां लिख देता हूं 1 3 2 7 और i को लिख देता हूं 1 0 0 1 और इस a को रहने देता हूं। अब क्या करेंगे, सुनो, हमने क्या देखा है कि a और a का प्रतिलोम i आता है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे समीकरण हल करते हैं ना, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दो नया समीकरण प्राप्त हो जाता है ना, उस समीकरण को वो भी सेटिस्फाई करता है। अपन ने विलोपन विधि 10th में किया था एक इक्वेशन से, वैसे ही इसको इक्वेशन जैसा ट्रीट करेंगे। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये एक्स वाई के गुणांक, और आपस में हल करेंगे पंक्ति में। पंक्ति में भी कर सकते हैं, स्तंभ में भी, लेकिन मैं पंक्ति में बताऊंगा। और कोशिश क्या करेंगे कि जैसा यहां पर है आई, ऐसा आई यहां बनाएंगे। जैसी प्रक्रिया इस तरफ करेंगे वैसी प्रक्रिया इस तरफ भी करेंगे। यदि इधर आई बन जाता है तो ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा वो ए इनवर्स होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसी को ये ऐसा लिखा है 1 2 3 7 बराबर 1 0 0 1। कैसे करना है ध्यान से सुनो। अब क्या 2/2 में, पहले 3/3 में बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अपन 2/2 में। इसमें रूल ये है कि इक्वेशन आगे पीछे ऊपर नीचे कर लो, इसको भी ऊपर नीचे कर लेना, समीकरण ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब कोशिश करो शुरू में 1 आ जाए तो वेरी गुड, यहाँ पे शुरू में 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तो 1 पहले से अवेलेबल है ना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे प्रारंभिक रूपांतरण से नहीं आते क्वेश्चन। फिर कोई पहला 1 तो हो गया, ये 1 तो बन गया। अब कोशिश करो ये वाला 0 बने, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। कितनी बार माइनस करोगे, तो 2 बार कर दो। मतलब दूसरी वाली पंक्ति में से पहली वाली पंक्ति को 2 बार माइनस कर देता हूं, तो ये 1 3, 2 बार इसको माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 3 को 2 बार माइनस करूंगा 6, मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। अब जैसी मैंने प्रक्रिया यहां करी है वैसा ही उधर भी करना है, इधर भी 0 में से 1 को माइनस करेंगे
2 बार माइनस करेंगे तो -2 आएगा और ये 1 आएगा। अब ये 0 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 0 बना लिया। अब इसके बाद इसको 1 बनाना, तो ये भी 1 ऑलरेडी है, ये भी 1 ऑलरेडी है। इधर से शुरू करा करो, पहले इसको बनाया 0, अब ये 1 ऑलरेडी है। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या करें, तो अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करता हूं, अब इसके बाद क्या करता हूं, इसमें से इसको घटाता हूं ताकि इसको 0 बनाना है। देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 है, तो मैं क्या करता हूं, R1 में से 3 बार घटा देता हूं R2 को, तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से 0 कितनी भी बार घटाओ 1 ही आएगा। 3 में से इसको 3 बार घटा दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यही प्रक्रिया मैंने यहां करी, इसमें से इसको 3 बार घटाया तो ये हो जाएगा 7, 1 में से 3 बार गया -6, और इसमें से इसको 3 बार घटाया तो ये हुआ -3। अभी आप देख लो, ये आ गया I, ये क्या आ गया I, इधर लिखा है A, इसका मतलब A में किसी का गुणा हुआ और I आया, इसका मतलब वो जो है वो A इनवर्स है। तो A इनवर्स क्या है, 7 -3 और -2 1 है। इसको बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण। इस प्रारंभिक रूपांतरण की विधि से अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। 2/2 का प्रारंभिक रूपांतरण ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, 2/2 का। एक 3/3 का भी लिखा हुआ है, यहां पर 3/3 का भी लिखा हुआ है। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो जरा, b लिखा हुआ है, b बराबर लिखा हुआ है, बिल्कुल कर लेते हैं। 2 3 -3 -1 क्या है, फिर से मैं देख लूं, 2 3 -3 -1 2 2 -1 2 2 और 1 1 1 कितना है, बाकी कितना है, 1 1 -1 1 1 -1। पहले मैंने लिखा ये b है तो ये b लिखा, मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं, b बराबर IB, I का गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, b बराबर क्या IB। पहले b लिखा, 2 3 -3 -1 2 2 1 1 -1, और यहां लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a लिखा। सबसे पहला टारगेट इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूं। जो प्रोसेस आपको लगाना हो लगा लेना, इसकी कोई जरूरी नहीं। मैं फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर रहा हूं, पर ध्यान रखना पंक्ति में से पंक्ति को ही करना। R1 में से R3 माइनस कर रहा हूं, तो ये बच रहा है 1, मैं ऊपर नीचे भी लिख सकता हूं, ये बच रहा है 2 और ये बच रहा है -2, ये बच रहा है 1, ये बच रहा है 2, ये बच रहा है -2, बाकी क्या आ रहा है, -1 2 2 1 1 -1, और यहां पर क्या आ रहा है 1, फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले को माइनस कर रहे हैं, 1 0 -1 0 1 0 और 0 0 1, और ये आया A, ये क्या आया A। अब ये शुरू वाला बना गया, अब मुझे इन दोनों को 0 बनाना है। क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करता हूं, इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करता हूं, इसमें इसको तो जोड़ देता हूं, इसमें इसको तो जोड़ देता हूं और इसको घटा देता हूं। मतलब R2 में मैं ऊपर उधर लिखता हूं, R2 में R1 को ऐड कर देता हूं और R3 में से R1 को घटा देता हूं। तो देखो यहां पर बन जाएगा, पहले तो 1 2 -2 ऐसे ही लिखा, इसमें से इसको जोड़ा तो ये हुआ 0 और ये हुआ 4 और ये हुआ 0 0 4 और 0, यही का यही जोड़ इधर भी करते जाओ। ये लिखा 1 0 -1, इसमें इसको ऐड किया तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हुआ -1, ये हुआ -1, और फिर इसमें से इसको घटाया तो ये कितना हो गया, ये 0, ये -1, और ये इसमें से इसको घटाया तो कितना आया 1, कितना आया 1 आया, 1 आ गया, बराबर 1 आया। देखो जरा, ये इसमें से इसको घटाया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1 और -1 में से 2 गया तो 1, और यहां पर भी घटाओ, 0 में से 1 -1 0 और 2 ऐसा आ गया। अब ये 2 0 बन गए, 2 0 बन गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। एक और काम कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। अभी मैं यहां पर इसमें क्या करूं, अभी मैं यहां पर इसको 0 बनाना है तो मैं इसको ऐसा करूं, अभी मैं इसको ऊपर नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा सरल हो जाए। ये लिख दिया मैंने 1 2 -2 1 0 -1 1 और 0 4 0 ऐसा कर दिया, और इधर कर दिया 1 0 -1 -1 0 2 और 1 1 -1, ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब समीकरण है ना, एक समीकरण ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब इसमें मैं यदि माइनस हटा दूं तो ये भी हट जाएगा, है ना। और इसमें से अब इसको मैं कितनी बार ऐड कर देता हूं, पहले चलो 1 हटा देता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1 2 -2 0 1 -1, इधर माइनस का पूरा में 2 कर दिया, ये हो जाएगा 1 0 -1 1 0 -2 1 1 -1, लास्ट में कितना है 0 4 0। अब इसको 0 बनाना है, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको 4 बार घटा दो, इसमें से इसको 4 बार घटा दो, ये A आया, ये कितना आया A आया। ध्यान से देखना, इसको मैं फिर से यहां पर कॉपी कर लेता हूं, नेक्स्ट वाले में कॉपी कर लेता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आना नहीं है पर बता रहा हूं मैं। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं। सबसे पहले क्या करना है,
इन दोनों को जीरो बनाना, पहले तो इसको 1 बना दिया, इसमें से इसको माइनस करके फिर इन दोनों को जीरो बना दिया। अब इसके बाद मैंने इसको यहाँ 1 बनाना था, तो मैंने इसको गलत नहीं है, चेंज ऐसे भी कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर भी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यार, तो 2 स्टेप अपनी थोड़ी सी बच जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको जरा सा चेंज करता हूँ, जरा सा चेंज करता हूँ, कोई जरूरत नहीं, आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो। और मैं यहीं पर, यहाँ तक कर दिया था ना, यहीं पर 4 का डिवाइड कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर ही कैलकुलेशन आने लग जाए। 1 2 -2 ये हो जाएगा 0 1 0 और 0 -1 1। मैं सोच रहा था कि आगे करने से इसका शायद डिवाइड नहीं करना पड़े, लेकिन बाद में करना पड़ रहा है, तो यहीं पे कर दूं 0, ये कितना है 1 0 -1 1/4 1/4 -1/4 और -1 0 और 2, ऐसा यहीं कर देता हूं ताकि बहुत सारे 1 भी मिल जाए उसमें, इसलिए वैसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको 0 बनाना है, ये भी 0 बन गया, इसमें इसको मैं ऐड करूं, R3 में R2 को ऐड करूं, तो देखो ये बन जाएगा 1 2 -2 0 1 0, ये हो गया देखो 0 0 1। इसमें मैंने इसको ऐड किया, यहां भी ऐड करेंगे 1 0 -1, इसमें ये तो लिखा 1/4 1/4 -1/4, और इसमें इसको ऐड किया तो ये बचा -3/4, ये 1/4, और इसमें इसको ऐड किया तो 4 2 8 -7/4, ये देख लो कितना बचा 7/4। अब सिर्फ अपने पास ये वाली चीज बची है, सिर्फ ये वाली बात बची है ना, यहां पर 2 0 और बन जाए तो ये आंसर हो जाएगा। अब इनको दोनों 0 को बनाने के लिए इसमें से इसको 2 बार माइनस करूं तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको 2 बार ऐड करूं तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको 2 बार ऐड करूं तो ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या क्या करता हूं मैं, इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहीं पर इसको सॉल्व, पीछे लिखा हुआ है बराबर मिल जाएगा आपको, है ये देख लो जरा, यहां पर ये लिखा हुआ है पूरा। अब मैंने यहां तक पहुंचा, अब मैं ऐसा लिख रहा हूं R1 में से पहले R1 में से R2 को 2 बार घटा रहा हूं, 2R2, R1 में से किसको घटा रहा हूं R2 को, तो ये बच रहा है 1 0 -2 0 1 0 0 0 और 1, ऐसा बच रहा है। इसको 2 बार घटा रहा हूं मैं, है ना, 2 बार घटाया, जब 2 बार घटा रहा हूं तो इधर भी घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको 2 बार घटा रहा हूं मतलब 2/4, 1 -1 2/4, 1 -2/4 मतलब 1/2, 1 -2/4 मतलब ये 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का, फिर 1 में से 1 -1 + 2/4 हो जाएगा, घटा रहे ना, +2/4 हो जाएगा, तो ये भी आएगा -1/2, ये क्या जाएगा 1/4 1/4 -1/4, ये कितना हो जाएगा -3/4 1/4 और 7/4, और बाहर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। अब लास्ट इसमें इसको 2 बार जोड़ दिया, R1 + R3 2 बार, तो ये आ गया आपका 0 0 1, देखो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आ गया, और यहां पर मैं इसको 2 बार जोड़ रहा हूं, इसको तो कितना हो जाएगा 1/2 और +2 × मतलब 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -3/2 -3/2, तो ये आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, इसमें इसको 2 बार जोड़ेंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा 0, इसको इसमें 2 बार जोड़ेंगे और फिर इसको इसमें 2 बार जोड़ेंगे तो -1/2 और 7/2 मतलब 6/2 मतलब 3, 1/4 1/4 -1/4 -3/4 1/4 और 7/4, इसको बोलेंगे ए इनवर्स। पर ये प्रोसेस आती नहीं है, मैंने बता दिया आपको, इसको क्या बोलेंगे ए इनवर्स, ये आपका आया ए इनवर्स, ये प्रोसेस रेयर केस में आती है पर इसको बोलते हैं ए इनवर्स। लेकिन आपको ये वाली मेथड से क्वेश्चन नहीं करना है, ये मैंने बता दिया रो ऑपरेशन, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर वो पंक्ति रूपांतरण बताओ, पर पंक्ति रूपांतरण से ये प्रोसेस है, लेकिन अपन इसको सीधे भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले मेथड बताई एडजॉइंट वाली, इसका प्रतिलोम निकालते हैं, एडजॉइंट मेथड से अब निकालेंगे। एडजॉइंट मेथड आसान है, यही एग्जाम में आपको लगाना है, इससे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ए बराबर कितना है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। पहले निकालोगे आप A11, लिखोगे -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या लिखोगे 4 5 और 5 6, ऐसे सॉल्व करोगे, समझ में आया होगा। A11 लिया मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, 4 5 और कितना है ये 5 6, ये कितना हो जाएगा +24 - 25 -1, ऐसे निकाल लो, ये सिंपल पड़ेगा। A12 यदि वहां पे प्रारंभिक रूपांतरण नहीं बोले तो आपको यही मेथड करना है। और एक और बात, यदि प्रारंभिक रूपांतरण आता भी है तो 2/2 तक का ही आएगा 12th में, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। A12 बताओ क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2, A12 ले लो तो 2 3 5 6, A12 ले रहे हैं, A12 लिया मतलब 2 5 3 6, फिर से देखो A12 लिया, देखो यहाँ पे मैं तीनों लिख देता हूँ यार, A13 -1 की पावर 1 + 3, सीधा लिखने का गणित देख लो तुम तो, इसको हटाओ, पहले लिखो 4 5 5 6, फिर लिखो 2 5 3 6, फिर लिखो 2 4 3 5, ये माइनस में होगा 12 - 15, ये आ गया 3, ये होगा प्लस में 10 - 12, ये आ गया -2, ये आ गया -2, फिर निकालो A21 A22 और A23, इसमें सिंपल सा गणित है, ये -1 की पावर 2 + 1
-1 की पावर 2 + 2 और -1 की पावर 2 + 3। देखो जरा कैसे लिखना, कैसे, जैसे पहले इसको हटा दिया तो क्या लिखा 4 5 5 6 2 5 3 6 और 2 4 3 5। ये 24 - 25, ये 12 - 15 + 3 हो जाएगा, और ये 10 - 12 कितना हो जाएगा -2। अब इसको सेकंड वाले को हटा दो, बीच वाले को इससे हटा देता हूं मैं, ये इसको हटा दो। अब लिखो 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6, फिर 1 3 3 6 1 3 3 6, फिर 1 2 3 5, ये हो जाएगा -12 - 15 3 प्लस 6 - 9 -3, और यहां पर -5 - 6 1 5 - 6 1। फिर लास्ट वाला लिखो A31 A32, इसमें ये एडजॉइंट निकालने के ही मार्क्स हैं। ये -1 की पावर 3 + 1 -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 3 + 3, इसको भी अलग अलग लिखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हटाओ और इसको लाइन यहां लाओ। अब देखो जरा इसमें क्या आएगा, पहले 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर 1 3 2 5 और फिर 1 2 2 4, यह आएगा प्लस में 10 - 12 मतलब -2, और फिर ये माइनस में 5 - 6 मतलब 1, और ये प्लस में 4 - 4 मतलब 0। ये अपन ने निकाल लिए सारे के सारे सहखंड। क्या निकल गए अपने, ये सारे सहखंड निकाल लिए। सहखंड लाइन से एक एक करके ही निकालते आना चाहिए। अच्छे से देख लो कैसे सहखंड निकाले हैं अपन ने। सहखंड निकालते सबसे पहले आना चाहिए। ये निकाले अपन ने सारे सहखंड, एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में सहखंड को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स निकाले। हर एक का कोफैक्टर निकाला। हर कोफैक्टर को निकालने के लिए उस अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है वो उसका कोफैक्टर होता है, वो उसका क्या होता है, सहखंड होता है। देखो यहाँ पर आप माइनस करके भी अपन निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ पर सहखंड वाले तरीके से निकाल रहे हैं। फिर देखना आगे। अब ये जो अपन ने सहखंड निकाले हैं, इन सबको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे अपन ने निकाले हैं ऐसे, और लिखेंगे ऐसे। क्या बोलेंगे इसको, सहखंड ए मतलब एडजॉइंट ए, सहखंडज ए। कैसे लिखेंगे, लाइन से ऐसे लिखेंगे। पंक्ति से निकाला, स्तंभ में लिखेंगे। ये कितना -1 3 -2 -1 3 -2, फिर क्या है दूसरा 3 - 3 1 3 - 3 1, फिर क्या है, पहला क्या था -1 3 -2 3 - 3 1 -2 1 0 -2 1 0। ये आपका आ गया सहखंड। कभी कभी कितना ही क्वेश्चन निकालने को आ जाता है। अब अभी यहां ए कितना था, तो ए है आपका 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं अपन। 1 2 3 2 4 5 3 5 6 2 4 5 3 5 6, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। 1 × 12 - 24 ऐसे लिखेंगे ना, 1 × 24 - 25 -2 × 12 - 15 + 3 × 10 - 12। भाई 1 लिया तो 24 - 25, इतना थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने, कहीं करेंगे अपन डिटर्मिनेंट। फिर 2 लिया तो 12 - 15, 3 लिया तो 10 - 12, ये कितना आया -1, ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -6, तो टोटल आया -1। टोटल कितना आया -1। अब हम देखें ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए -1 है और एडजॉइंट ए क्या है, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0, सब में अंदर माइनस दे दो, तो ये बचेगा 1 3 2 3 -3 3 और -1 2 -1 और 0। ये आपका आएगा ए इनवर्स। प्रोसेस सरल है, प्रोसेस लेंदी है, प्रोसेस सिंपल है पर प्रोसेस लेंदी है। सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। आपको मार्क्स आसानी से मिलते हैं मैट्रिक्स में, पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक से होने से बचना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये आ गया ए इनवर्स, ए इनवर्स। एडजॉइंट निकालना भी आ गया ए इनवर्स। इसके सहारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको ये सहखंड निकालने की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जो बात है वो यही है। इसके आधार पर अपन ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसके आधार पर हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा समीकरण हल करने को आ जाता है। इस प्रोसेस को एक बार और देख लेना। यहां पर ये समीकरण 3 लिखे हैं, x + y + z = 9, और फिर 2x + 5y + 7z = 52, और फिर लिखा है 2x + y - z = 0। और इन समीकरण को आव्यूह विधि से हल करना है। इस समीकरण को कैसे निकालना है, आव्यूह विधि से हल करना है। और हमें क्या निकालना है, इसमें आंसर बराबर निकालना है। आव्यूह विधि से इसको हल करना है। देखो जरा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी अच्छी प्रोसेस है। किस तरह से प्रोसेस से सॉल्व करते हैं जरा देखो, जरा ध्यान से इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ क्या बना लो, मैट्रिक्स बना लो। ये वाला भी मैट्रिक्स में इसको ऐसा लिख देता हूं, इधर भी मैंने इसको मैट्रिक्स में लिख दिया और इधर भी मैट्रिक्स में लिख दिया।
फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, रो इनटू कॉलम में, 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 एक्स वाई जेड लिख दिया। देखो जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो रो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये लिखा हुआ है, और बराबर लिख दिया कितना 952 0। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया एक्स और इसको मान लिया बी। ए हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी कितना हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो अब यहां पर आ जाएगा एक्स बराबर इसका इनवर्स निकालना है, किसका इनवर्स निकालना है इसका इनवर्स निकालना है। ए कितना है 1 1 1 और 2 5 7 और 2 1 -1, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, इसमें भी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम अपना कितना क्या होगा, इसमें सबसे पहला काम अपना क्या होगा एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब सारे क्या निकालेंगे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 A11 मैंने बताया प्लस का होता है 5 7 1 और -2 लोगे, 1 और -1 लोगे। A11 5 7 तो ये कितना हो जाएगा -5 और -7 -12 कितना हो जाएगा -12। सारे कोफैक्टर्स देखो एक एक करके निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले अपन इसमें। A11 निकालो, A11 कितना है -5, फिर A12 निकालो, A12 जहां विषम दिखे माइनस ले लेना। A12 देखते हैं, A12 में कितना आएगा 2 7 2 -1, तो ये हो जाएगा -2 -14, -2 -14 मतलब 16। पहला देखो कैसे लिया -5 -7 -12, फिर कितना लिया -2 -14 16 माइनस प्लस हो जाएगा। A13 निकालो, A13 प्लस का आएगा A13 2 5 और 2 1 मतलब ये 2 -5 -8 2 -5 -8। फिर से चेक कर लो एक बार, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस। -5 -7 -12 और फिर यहाँ पर सेकंड वाला लिया 14 + 2 16 और 2 -10 मतलब -8। फिर इसके बाद A21 आएगा 2 1 मतलब 1 1 1 -1, ये आ जाएगा -2 मतलब 2 आ जाएगा। A22 प्लस आएगा 2 2 मतलब 1 1 2 -1, ये -3 आ जाएगा। A23 -823 1 1 2 1 1 -2 -1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर A31 3 1 प्लस होगा, जहां जहां सम संख्या आ जाए 3 + 1 4 सम संख्या आ गई। 3 1 क्या आएगा 1 5 और 1 7, ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा। फिर A32 निकालो माइनस आएगा 3 2 3 और 2 1 1 2 7 1 1 2 7 -5 आएगा। और लास्ट निकालो A33 प्लस 3 3 1 2 1 1 2 5, ये 3 आ जाएगा। ये सारे मैंने क्या निकाल दिए कोफैक्टर्स निकाल दिए। क्या निकाल दिए कोफैक्टर्स निकाल दिए। कोफैक्टर क्या क्या आ गए कोफैक्टर्स सारे निकल गए। इन कोफैक्टर्स को अपन जमा के लिखे तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट या सहखंडज आ जाएगा। इन कोफैक्टर्स को मैं जमा के लिख दूं तो क्या आ जाएगा सहखंडज आ जाएगा। तो सहखंडज ए क्या आ गया सहखंडज ए, इसको लिखूंगा एडजॉइंट ए बराबर कैलकुलेशन वाला चैप्टर है यार -12 16 -8 -12 16 -8 मतलब सबसे सरल चैप्टर है पर सबसे ज्यादा उबाऊ चैप्टर है। 2 -3 1 कितना आया -2 3 1 कितना आया है, एक भी जरा सा गलत लिखा है सब गलत हो जाएगा। 2 -3 1 है, बस ध्यान से ही करना है 2 -3 1। और तीसरा क्या है 2 -5 3 2 -5 3 ये आ गया। अब ए मैट्रिक्स क्या था ए डिटर्मिनेंट ए का निकालेंगे। डिटर्मिनेंट किसका निकालना 1 1 1 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 2 5 7 और 2 1 -1 इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहले आएगा 1 1 के साथ बनेगा -12 अभी देखा था, फिर -1 यह आएगा माइनस का 16 और फिर 1 के साथ यह आएगा 2 -10 माइनस का 8, तो यह आया -12 + 16 -8। देखो जरा कितना आ रहा है, शायद आ रहा है ये माइनस का 4। कितना आ रहा है माइनस का 4। ये देखो 1 के साथ -5 -12 -1 के साथ -2 -14 -16 1 के साथ 2 -10 8। देखिए कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है यार, कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। -12 + 16 कितना आया -12 + 16 -8 -4। अब आएगा आपका a बराबर कितना बोल रहा हूं मैं x बराबर कितना बोला है a इनवर्स b। x क्या है x y z। a इनवर्स क्या आएगा क्या आएगा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो मैं डिटर्मिनेंट a का डिवाइड कर देता हूं -1/4। एडजॉइंट a कितना है एडजॉइंट a है -12 2 2 और 16 -3 -5 और -8 1 और 3 और फिर b है 9 52 और 0 9 52 और 0। तो ये x y z
बराबर -1/4, मल्टीप्लाई करो, -108 प्लस 104 प्लस 0। दूसरा करेंगे 16 9 जा 144 माइनस इसमें करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आएगा ये 6 और 15 156 प्लस 0। फिर लास्ट वाले में करेंगे -72 प्लस 52 प्लस 0। ये आया -1/4, ये बचा -4, ये बचा -12 और ये बचा -20। -4 से डिवाइड किया 135 आया, मतलब x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 5। ये पूरी प्रोसेस है, ये इनवर्स निकालने की प्रोसेस है। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। एक दो ही आपको पूरे 12th में दो ही चीजों की जगह पे आपको ऐसी लेंदी प्रोसेस आएगी, एक तो यहां पर और एक अपन करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, मतलब लास्ट वाला लेक्चर, फर्स्ट और लास्ट इन दो लेक्चर्स में सारी परेशानियां हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही आपका एग्जाम में आ भी गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है a³ - 3a² + 3a + 11i बराबर 0। इसकी कैलकुलेशन आप करना और a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। यह आपका होमवर्क, यहीं से मैं कल शुरू करूंगा, मतलब ये क्वेश्चन मैं फिर से करवाऊंगा और डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा। इसके साथ मैंने आपको क्या कर दिया बेटा, मैट्रिक्स के बारे में सारी जानकारी दे दी, हार्ड थी, टफ थी, जो सिंपल थी, हर तरह की जानकारी दे दी। प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजॉइंट वाला के प्रोसेस में भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल एक है, कैलकुलेशन मिस्टेक की, उसका ध्यान रखना सिर्फ, ताकि मैट्रिक्स आपका पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आपको मैट्रिक्स से संबंधित सारी समस्याएं मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिटरमिनेंट करेंगे, सारणिक पढ़ेंगे, सारणिक की ट्रिक्स देखेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे। पहले अपन थोड़ा सा ए इनवर्स जो अभी क्वेश्चन जैसा आया था एग्जाम में, उस क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं फिर से। जय हिंद।